हाय चिन्मय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चिन्मय, कैसे हैं आप? सर आई एम वेरी गुड। चिन्मय, आपके यहाँ शादी थी, हो गई? हाँ। आपके यहाँ शादी थी, हो गई? हाँ सर, शादी हो गई बट एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? मेरा सर हो गया। कैसे? वो बाइक स्लिप हो गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं आई, मतलब ऐसा? बस थोड़े से स्क्रैचेस ज्यादा हुए और मसल डैमेज हुआ है। ओके ओके। कैसे ये, किसकी लापरवाही, आपकी या सामने? मेरी ही थी। ए, कोई ना, हो जाता है, छोटी चीजें हैं ये। और जब थोड़ा माहौल वैसा होता है जहाँ जल्दबाजी और ये सारी चीजें होती है, वहाँ इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। बट बी केयरफुल यस। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, है ना, अगली बार वो गलती रिपीट ना हो। ओके। म्यूचुअल फंड्स तक हमारा हो गया था, राइट? यस सर। जो हमने लास्ट में पढ़ा है उसके अंदर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। चीजें काफी हद तक क्लियर होगी आपको, राइट? उसके बाद जो हमने चीजें देखी हैं, और नेक्स्ट आई गेस यहाँ पे सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। एस जी बी, एस आई पी, एस डब्ल्यू पी, एन पी एस, आई पी ओ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और इक्विटी, इनका तो प्रॉपर मॉड्यूल ही है हमारा, राइट? इक्विटी का तो यस। पूरा मॉड्यूल है, डेरिवेटिव का आगे पूरा मॉड्यूल आएगा, तो उनको एक स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड्स, एफ डीज, बॉन्ड्स, ए आई एफ, ये मतलब बेसिक चीजें ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, ठीक है। इसके हम्म। आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समझा था उस दिन, राइट? यस। प्राइमरी मार्केट आईपीओ एंड सेकेंडरी मार्केट शेयर्स आपके लिए, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? आईपीओ में कैसे प्राइस सिलेक्ट किया जाता है? आईपीओ के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जो जो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? उसमें हमने क्यू आई आईज, एंकर्स, रिटेल और एच एन आईज, इनके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने हाउ टू फिक्स आईपीओ प्राइस डिसाइड देखा था, जिसके अंदर फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग दो तरीके थे। फिक्स्ड प्राइस में एक एग्जैक्ट प्राइस होता है, और बुक बिल्डिंग के अंदर आपके पास क्या होता है? फ्लोर प्राइस, कट ऑफ प्राइस, है ना? ये ओके। इस तरह की चीज है, इनको मिला करके एक आईपीओ का प्राइस डिसाइड होता है। अभी रिसेंटली एक दो आईपीओ लिस्ट में हुए हैं, क्या आपने देखा उन्हें? आईपीओ नहीं सर, मैंने एमएफ की बात थी तो वो उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है सर इस वीक पे। ओके, और जैसे? फिर एनालिसिस दूसरे फंड्स का किया। हम्म। तो आपने क्या मतलब फाइनलाइज किया म्यूचुअल फंड्स को पढ़ने, समझने और रिसर्च करने के बाद? जैसे अलग मैंने मिड कैप, लार्ज मिड कैप उन सबका एनालिसिस किया। और थोड़ा बहुत वही देखा कि किसका क्या एक्सपेंस रेशियो है, किसका वो है फंड मैनेजर वगैरह। तो अभी कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ये दूसरा मैं आराम से सेट करूंगा थोड़ा और एनालिसिस करके कि बाद में तब तक मुझे और आइडिया हो जाए कि किस में करना चाहिए। सर हम्म। बस मेरा एक डाउट है कि हर कोई बोलता ये है कि इंडेक्स फंड में डालिए, पर इंडेक्स फंड में डालने का मतलब क्या है जब आप सीधे ईटीएफ्स खरीद सकते हैं इंडेक्स के। उनका कहने का यही मतलब है, ईटीएफ भी जो आप बात कर रहे हो ना, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो भी फंड है। वो ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में डालना है आपको इंडेक्स के। हर कोई यही बोलता है जैसे इंटरनेट पे है। और कई लोग यही बोलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में, गूगल भी ये बोल रहा है, जीपीटी भी, कि आपको लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड में ही डालना चाहिए पैसा हाँ अगर आपको। हाँ, तो वो भी ईटीएफ की ही बात कर रहे हैं। नहीं, फंड में बता रहे हैं, मैंने ईटीएफ्स के ईटीएफ कंपैरिजन भी में। फंड ही होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाँ फंड ही होता है सर, बट मैंने वही तो कह रहा हूँ कि मैंने कंपैरिजन में पूछ रहा हूँ। तो हम्म। कंपैरिजन में वो कह रहा। ओके, ईटीएफ हमारा बचा है क्या? ईटीएफ नहीं हुआ था, नहीं ईटीएफ नहीं हुआ सर। है ना? हाँ, अच्छा हुआ याद आ स्टॉक्स गया नहीं ये। हुआ, अभी ईटीएफ्स नहीं हुए। यस, यहाँ पे वो चीजें मेंशन नहीं है, इस वजह से स्किप हो जाता। अच्छा हुआ, सही टाइम पे याद आ गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड होने के बाद ही ईटीएफ होता है, और ज्यादा स्पेसिफिक इसके बारे में हम चीजों को जान पाते हैं, इसीलिए मैं ईटीएफ को म्यूचुअल फंड्स के बाद ही करवाता हूँ, राइट? ओके, सर लेट्स। इसका है कि इंडेक्स फंड में प्रॉफिट तो बिल्कुल जीरो होता है। ईटीएफ्स में इंडेक्स फंड में प्रॉफिट इसलिए जीरो होता है, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय से मार्केट साइडवेज है ना? या पिछले एक साल दो साल से आप देखोगे तो एक साल से ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज है, एज सच कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन यही आप एक बुल रन के टाइम पे देखोगे तो सबसे बेस्ट रिटर्न इंडेक्स फंड ही दे रहा होता है। तो ये जो भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं लॉन्ग। 5-10 साल में, 5-10 साल में मार्केट बुलिश भी होगा, बेरिश भी होगा, साइडवेज भी होगा। तो ओवरऑल की बात हो रही है, ओवरऑल
सबसे बेहतर रिटर्न वो आपको दे करके आएगा। और नॉट सबसे बेहतर एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ, राइट, सबसे बेहतर नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि सी, इंडेक्स फंड उस पर्सन के लिए है जिसको लार्ज मिड स्मॉल और ये कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए टॉप इंडिया की जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो निफ्टी 50 में जो कि इंडेक्स फंड है उसमें चुपचाप इन्वेस्ट कर देता है। उसके अंदर लार्ज कैप ठीक है सारे के सारे मोस्टली, वो लार्ज कैप लॉन्ग टर्म में राइट 5-10 साल 15-20 साल में अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। रीजन क्योंकि सबकी ग्रोथ होती है, टाइम टू टाइम उनको जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और अच्छे स्टॉक्स को डाला जाता है उसके अंदर, राइट, रिशफल होता रहता है, तो इस वजह से परफॉर्मेंस उनकी बनी रहती है। हाँ, अगर आप एक आध साल, ये शॉर्ट टर्म है, मैंने आपको पहले भी ये चीज मेंशन करी है, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म है नहीं, तो आप जो भी कंपेयर कर रहे हो वो 1-2 साल के बेसिस पे कंपेयर करो। 1-2 साल में डेफिनेटली निफ्टी ने कुछ नहीं दिया, 1-2% का रिटर्न ऐसा कुछ नेगेटिव होगा मे बी, राइट, तो इस सिचुएशन में कोई फायदा नहीं है। पर जो भी आपको कहा जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स की बात आ रही है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना वो है। लॉन्ग टर्म में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 15 से किसी का मुझे सीएजीआर ज्यादा मिला नहीं, जितने भी म्यूचुअल हाँ। फंड है इंडेक्स फंड में, वो कोई भी 5 स्टार रिटर्न नहीं है, सब 3-2। हम्म अब जिस हम्म इंडेक्स फंड उस दिन हमने बात नहीं की थी, पर मैंने हम्म। रिसर्च की तो इंडेक्स फंड की स्टार्स भी। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चेन्नई और नॉट ऑडिबल। ओके सर, नाउ इट्स रिटर्न। उनका एयूएम भी बहुत कम है, तो जो एनालिसिस करते वक्त हम चीजें देख रहे हैं वो तो उनमें ढंग से है भी नहीं सर। बोल सकते हैं इस चीज को। लेकिन बात ये है कि देखो, आ, जैसे मैं अभी करंटली निफ्टी 50 का ही इंडेक्स फंड ओपन करके बैठा हूँ, और इसमें एक्सिस हो गया, मोतीलाल हो गया, नाभी, बंधन है ना, बहुत सारे हैं। इनके बेसिस पे अगर मैं एक रिटर्न के बेसिस पे चेक करूँ, तो द बेस्ट वन इज अराउंड एक साल का जिसने 27% रिटर्न दिया, वो भी नास्डॉक है, नॉट इवन निफ्टी। निफ्टी 50 का यस। कंपैरिजन पता नहीं क्यों इसके साथ में कर रहे हैं। बट स्पेसिफिकली निफ्टी 50 के कंपैरिजंस में तो बहुत अच्छा कोई रिटर्न मिला नहीं है, सबके ऐसे ही हल्के फुल्के रिटर्न, राइट। इस केस में क्यों, क्योंकि मैं एक साल का रिटर्न देख रहा हूँ, पर यही अगर मैं 5 साल 10 साल का रिटर्न देखता हूँ, तो यही फंड्स कुछ बेहतर दे करके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैंडमली एक एक्सिस को उठा लिया, एक्सिस का मैं एक साल का रिटर्न देखता हूँ विच इज 9%, 3 साल का मैं देखता हूँ 13%, और मैक्सिमम 41% है, क्योंकि ये ज्यादा पुराना है नहीं, मे बी मुझे कोई दूसरा निफ्टी का फंड लेना चाहिए जो थोड़ा पुराना हो, या बंधन इसमें है 5 years। तो 1 year 9%, 3 years 45%, एंड 5 years 112%। इफ आई टॉक अबाउट CAGR, 9%, 13% एंड 16%। इतना CAGR मुझे मिल रहा है 5 साल में, राइट। क्यों? क्योंकि यस। मैं पैसे कहाँ डाल रहा हूँ, मैं इंडिया की टॉप कंपनीज में पैसे डाल रहा हूँ। टॉप कंपनीज में कौन सी कंपनी आती है? निफ्टी रिलायंस, 50। है ना, निफ्टी 50, रिलायंस रिलायंस, होगी, टाइटन, HDFC, भारतीय एयरटेल। एचडीएफसी, एसबीआई। आपको क्या लगता है ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुकी है या नहीं? बहुत ग्रो पहले ही कर चुकी हैं है ना, सर। पहले बहुत ग्रो कर चुकी है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है इनके रिटर्न ना देने का। मैं आपको दो एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज समझाता हूँ। लेट्स से कि एक है पेड़ और एक है पौधा, ठीक है। पौधा जो है वो एक छोटा सा जस्ट अभी लाइक निकला है जमीन से, राइट, और पेड़ ऑलरेडी एक बड़ा ग्रोन पेड़, राइट, जैसे बरगद का पेड़ आप एज्यूम करो, ऑलरेडी बहुत हम्म। पुराने होते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वी हैव वन पौधा पर एंड। सर मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी आप 500 का देख लीजिए, या निफ्टी हम्म। के 150 मिड कैप के इंडेक्स फंड। मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ, क्यों आपको निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, राइट, रीजन क्या है उसका। द थिंग इज, एक पौधा जो है, अगर सबसे ज्यादा मैं ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूं, तो किस में है ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल, इस पेड़ में या इस पौधे में? इस पेड़ में सर। पेड़ में? कैसे? नहीं सर, पौधे में है ग्रोथ पोटेंशियल तो ज्यादा। पेड़ तो हाँ, कह रहा है ये कि अभी ग्रो करेगा, ये कर चुका है ना, थोड़ा बहुत और कर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हल्का फुल्का और ग्रो कर जाएगा। तो ग्रोथ पोटेंशियल क्लियरली पौधे के अंदर अभी बहुत सारा है, क्योंकि उसकी तो शुरुआत हुई है, अभी उसके पास एन नंबर ऑफ पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पर पेड़ के पास जो कि ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुका है, एज्यूम करो कि बरगद का पेड़ है 100 साल पुराना, अब ये क्या ग्रो करेगा?
इसके पास तो ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। तो जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50, इसमें इस तरह की कंपनी है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये कब शुरू हुए थे ये कंपनियां 1980s के आसपास शुरू हुई थी, राइट। उस सिचुएशन में ये बहुत पुरानी कंपनीज, ऑलरेडी 70-75 साल पुरानी कंपनियां। यहाँ की बात करें अगर, ये अभी मान लो 10 साल पहले कोई कंपनी शुरू हुई है, 10 साल पहले की, इस पे अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। इसका मार्केट कैप कितना होगा? मार्केट कैप अज्यूम कर लो आप 200 करोड़ ओनली, इतना मार्केट कैप है। अभी कितना बढ़ सकता है? बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके पास। निफ्टी 50 की कोई कंपनी उठा रहे हो, रिलायंस उठा लो एग्जाम्पल, 2 लाख करोड़, सॉरी 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। अभी और कितना ग्रो करेगी? नहीं। तो सब जब इसमें क्लियरली हमें ये चीज समझ में आ रही है कि ये पौधा है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, तो लोग इस पेड़ में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? रीजन, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका रिटर्न ज्यादा मिलेगा, वो आपकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। सेफ्टी किस मामले में? एज्यूम करो कि अभी ये पेड़ और पौधे के बीच में एक तूफान आ जाए, ठीक है, अभी तूफान अगर आएगा, तो आपको क्या लगता है कौन सर्वाइव कर पाएगा, ये पौधा या फिर ये पेड़? ये पेड़ सरवाइव करेगा। पेड़ ऑब्वियसली सरवाइव करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी, उसकी जड़ें मजबूत है, वो ग्रो हो चुका है। वो ऐसे तूफान उसने कई देख रखे हैं, है ना। ऐसे तूफान जब भी 50-60 साल 70 साल से कंपनियां चल रही हैं, तो ऐसे तूफान इन्होंने कम से कम 10 बार देख लिए हैं। ये सरवाइव कर सकते हैं। पर ये जो पौधा जो अभी अभी निकला है, इसको पता भी नहीं है कि ये कैसे सरवाइव किया जाता है, ये उस तूफान को नहीं झेल पाएगा। ये आपकी छोटी कंपनियां होगी, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये नहीं झेल पाती। थोड़ा सा एक हल्का सा मार्केट में गिरावट आती है, ये 60% तक खत्म हो जाती है कंपनियां। आपने अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो 60%, 70% खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसी जगह आपने निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि ऑलरेडी एक बड़ा पेड़ है, तूफान आएगा, इसने ऐसे तूफान देख रखे हैं, इस सिचुएशन में आपका रिटर्न जो है वो कितना परसेंट नेगेटिव जा सकता है? 20%, 20%, 25%, इससे ज्यादा निफ्टी करेक्ट होता नहीं है एक बार में। इतना ही करेक्शन आपको देखने के लिए शायद एक बार में मिले। इस वजह से आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ग्रोथ मिलेगी आपको थोड़ी थोड़ी, पर ज्यादा ETF, आपको मिलेगी सेफ्टी। यहाँ तो मैं ये बात तो समझ गया, पर फिर आप ईटीएफ को क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे कि ईटीएफ में डालिए आप डायरेक्ट पैसा? कौन आपको म्यूचुअल फंड कह रहा है? ऐसा किसने कहा? आपको हमेशा ये कहा जाता है पूरा इंडेक्स चैट फंड। जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, हर जगह मैंने ये कंपैरिजन ही किया है मेनली कि ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड में से सी बेटर सी है सी सी वो ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड। एक आध जगह किसी ने आपको स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का नाम लेकर के बोला होगा इंडेक्स फंड। पर अगर किसी के मुंह से आप इंडेक्स फंड सुन रहे हो, तो वो इंडेक्स फंड जरूरी नहीं कि वो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है। इंडेक्स फंड कंपैरिजन ईटीएफ तो सर भी इसलिए है कर रहा हूँ ना। है ना। इंडेक्स फंड ईटीएफ भी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, वो भी इंडेक्स फंड में काउंट होता है। निफ्टी 50 का जो ईटीएफ आता है, उस निफ्टी 50 के ईटीएफ को क्या बोलेंगे हम? वो भी एक इंडेक्स फंड है। हम्म। तो अगर आपको इंडेक्स फंड बोला जा रहा है, तो आपको निफ्टी 50 के ईटीएफ को भी बोला जा सकता है। जरूरी नहीं कि निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड को ही बोला जा रहा है। मे बी आपने एक ओके। दो जगह देखा, उन्होंने म्यूचुअल फंड ही सजेस्ट किया आपको, वो गलत है, वो गलत कर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ आपको कोई इंडेक्स फंड बोल रहा है, तो उस फंड से मतलब म्यूचुअल फंड की जगह ईटीएफ भी होता है, हम्म। राइट। तो आप अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये चीज मैंने भी आपको क्लियरली मेंशन करी कि अगर इंडेक्स या निफ्टी में आपको इन्वेस्ट करने का मन है, तो ईटीएफ से बेहतर कुछ भी नहीं। कुछ कमोडिटी भी में नहीं। आपको इन्वेस्ट करना है, ईटीएफ से बेहतर कुछ भी नहीं, राइट। तो ईटीएफ हम्म। के साथ ही जाना है आपको, कमोडिटी और निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने हैं। हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हो, वो उस केस में जाओ जहां आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे, ईटी इसके ईटीएफ के, है ना, जहां आपको सेफ्टी चाहिए, ऑप्शंस नहीं है, और दूसरी चीज, पैसे मैनेज करने के लिए एक आदमी चाहिए वहां, हम्म। एक्टिवली जो मैनेज करे। इसीलिए फिर हम म्यूचुअल फंड्स के साथ जाते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सब में, ताकि वो वैरायटी ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट एक्टिवली मैनेज करे उसको। खरीदे बेचे, प्रॉफिट जनरेट करें, कब बेकार हो गया तो बेच दें, जब अच्छा हो रहा है कुछ तो नया खरीदें, ये सब करें। ईटीएफ में एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं होता। ईटीएफ के अंदर हम अभी समझेंगे ईटीएफ होता क्या है, कैसे ये काम करता है, राइट। ओके सर। ठीक है, जैसे तो आप ये इंडेक्स, बता हाँ। हाँ। सर, ये बता रहे हो, जैसे आप ये देखेंगे तो क्या बोल रहा था मैं, खुद सर आपने भुलवा दिया। ओके, जब आपको याद आ जाए तब आप बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा हूँ अभी कि हम जैसे एफओएफ्स हैं सर, उनमें लेने का कोई मतलब नहीं है, और जो मेन नहीं नहीं, नेशनल के वो तो फंड वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो ऑलरेडी आप के इंडिया में। ईटीएफ छोड़ करके, ईटीएफ छोड़, वो उनके लिए है जो एकदम नए लोग हैं, है ना, जिनको पता ही नहीं है कि होता क्या है।
राइट, उनको समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में है, इसलिए आप क्या करोगे, आप अगर एक म्यूचुअल फंड देते हो और वो म्यूचुअल फंड आपके पैसों से एक ईटीएफ खरीदता है, तो बात ये आती है कि मैं इस म्यूचुअल फंड को पैसे क्यों दूं, मैं डायरेक्टली ईटीएफ खरीद सकता हूँ। तो मेन यहाँ सर, पे रीजन तो कुछ बना नहीं ना इसको खरीदने का। अगर SIP करूँ तो वो सेफ रहेगा कि नहीं, या फिर हाँ मुझे हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सेफ है, कोई इशू नहीं है ना। इट बोल हर कोई यही सजेस्ट करता है कि आपको ETF में सब डालना चाहिए जब आप रिटेल इन्वेस्टर हो, पर जबकि इसमें तो कुछ होता भी नहीं है, आप फंड की तरह पैसा देके भूल रहे हो। अभी हम ईटीएफ को एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आप डिसाइड करो कि ईटीएफ बेहतर है म्यूचुअल फंड, हाँ राइट। ठीक है सर। ओके, ईटीएफ यहीं पे ओपन हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे देख जाकर के देख सकते हैं ईटीएफ। ईटीएफ का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब यहाँ पर कोई एएमसी है क्या, है, लेकिन उस सर एएमसी ने क्या किया AMC है, है तो कोई मतलब उस नहीं है। हाँ उसका कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस स्टार्ट किया और एक पार्ट अपने म्यूचुअल फंड का एक एक्सचेंज को ला करके बेच दिया। मतलब क्या किया उन्होंने, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ, तो उन्होंने क्या किया, आईसीआईसीआई ने अपने पूरे म्यूचुअल फंड का एक 10% का पार्ट समझ लो, 10% का पार्ट उठाया और उसको एक्सचेंज को बेच दिया। एक्सचेंज कौन कौन होते हैं, हमने अभी पीछे अभी सॉरी अभी तक हमने पढ़ा नहीं एक्सचेंज। यहाँ पे एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, है ना, एमसीएक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक्सचेंज कहलाए जाते हैं, राइट। तो इन्होंने अपना एक एक्सचेंज को ला करके दे दिया। तो आप कोई भी यहाँ पर जो बाय करने के लिए जाते हो किसी भी ईटीएफ को, उस ईटीएफ को जब आप सिलेक्ट करोगे ना, तो आगे आपके पास एनएससी और बीएससी का ऑप्शन आएगा, मतलब वो एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है। तो आप क्या कर रहे हो, एनएससी में लिस्टेड एक म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हो, तो अगर वो लिस्टेड है मतलब वो तो स्टॉक की तरह होगा, है ना, और स्टॉक को कोई मैनेज थोड़ी करता है, वो तो अपने अकॉर्डिंग चलता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, डिमांड आएगी तो बढ़ गया, डिमांड गिर गई तो गिर गया, है ना, उसमें कोई मैनेजमेंट थोड़ी है कि चार चीजें हैं कि इसमें नहीं डालना है, उसमें डालना है पैसा, उसमें नहीं डालना है, इसमें डालना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसमें चीजें फिक्स हैं। जहां पे ईटीएफ की बात आती है, जहां पे एक्सचेंज ट्रेडेड नाम शब्द जुड़ जाता है, वहां पे आप यूं समझो कि चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, वहां पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, वहां आपका पैसा ऑलरेडी डिवाइडेड है और वो डिवाइडेड पैसा और ऑटोमेटिकली लगता रहेगा अलग अलग चीजों में, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कोई आदमी बैठा है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो पैसा ऑलरेडी डिवाइडेड है और वो उन चीजों में जाता रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा कि आपके पास 5,000 to 6,000 रुपीज है, आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3,000 रुपीज में, और एसआईपी में फिक्स कर दिया। अब उसमें कोई आप ये थोड़ी देख रहे हो कि मुझे फर्स्ट एसआईपी में, फर्स्ट म्यूचुअल फंड में जो है रिटर्न कम आ रहा है, सेकंड वाली में ज्यादा आ रहा है, तो मैं फर्स्ट वाली का 3,000 से 2,000 कर दूं और दूसरी वाली का 3,000 से 4,000 कर दूं, नहीं, आपने कहा कि मैंने तो 3,000 फिक्स कर दिए, अब ये जाते रहेंगे दोनों में, जो भी रिटर्न मिले होता रहेगा, ऐसा कुछ ईटीएफ कहलाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड ईटीएफ। नाउ ईटीएफ में फायदे क्या है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, आप देखोगे ईटीएफ के अंदर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो, यू कैन सी यहाँ पे सारे एक्सपेंस रेशियो मेंशन है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने एक्सपेंस रेशियो देखे थे ऑलरेडी, कितने होते थे, है ना, वहाँ 0.3 या 4 के आसपास से तो शुरुआत होती थी, और फिर ऊपर ज्यादा ही जाता था, 0.5, 0.677, 0 इवन 1%, और रेगुलर वालों में तो वो 1.5% जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी रेगुलर वाले आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा मैं, राइट। तो बहुत कुछ है वहां, पर यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो बड़े कम है एक्सपेंस रेशियो, और ऐसा नहीं कि इन्हीं के कम है, नीचे तक आप चले जाओ, है ना, 2, 3, 1, 4, 1, 9, 2, 0 ऐसे ही मिलेंगे आपको एक्सपेंस रेशियो। तो ये एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज लगता है जहां पर, पहला फायदा तो ये हो गया, राइट। मैं बेसिकली ईटीएफ को ना म्यूचुअल फंड का बेटर वर्जन बोलता हूँ। म्यूचुअल फंड तो एक जगह अपनी जगह ठीक था, जहाँ पे एक पर्सन को कोई समझ नहीं है कि पैसे कहाँ डालने हैं, वो म्यूचुअल फंड में जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड को इम्प्रूव करके ईटीएफ बनाया गया है। ईटीएफ जो है वो काफी मतलब म्यूचुअल फंड के बाद आया हुआ कॉन्सेप्ट है, और ये ज्यादा फिल्टर्ड, ज्यादा बेटर कंसेप्ट है, राइट। तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो आता है, एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर कम है। दूसरी चीज, यहाँ पे आप इन्वेस्ट जब करने के लिए जाते हो, तो यहाँ आपको छोटे छोटे वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं इनके, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट, आप देखोगे कम है, राइट, 36,000 करोड़। यहाँ पे एक मिल रहा है 2,17,000, क्योंकि एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ पुराना है ना। बाकी किसी को देखो आप 6,000, 2,000, 3,244, है ना, 15,000, 12,000, तो ये कम होने का क्या फायदा है, हम तो ज्यादा भूलते थे म्यूचुअल फंड, कम होने का ये फायदा है, अभी अभी जो मैंने आपको यहाँ पे पेड़ और पौधा समझाया है, पेड़ मतलब बड़ा फंड जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है,
जैसे कि हमने पराग पारी का एग्जांपल देखा, अब वो बड़ा होकर के ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है कि अब वो रिटर्न ही नहीं दे पा रहा है ढंग से, है ना, वो बरगद का पेड़ बन चुका। उसी जगह हम एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी वो बरगद का पेड़ नहीं बना है, वो पौधे से बड़ा हो चुका है लेकिन अभी वो बरगद का पेड़ नहीं बना है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसके पास अभी ग्रोथ पोटेंशियल है, इसीलिए हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ समय के बाद उसका भी मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी शायद रिटर्न ना दे पाए, फिर हमको वहां से भी हटना पड़ेगा, और नए आदमी को कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जहां पौधे मिले उसको, राइट? तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है जहां बेटर, वहां आप जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे छोटे आपको एएमसी ढूंढने हैं, और इजीली यहाँ पे छोटे ही मिलेंगे, यहाँ बड़ा कोई नहीं मिलेगा ज्यादा एएमसी, राइट? म्यूचुअल फंड में तो आप देख रहे थे बहुत बड़े बड़े एएमसी मिल रहे थे, यहाँ एक ये कंपैरिजन हो। तीसरी चीज, ईटीएफ को जो आप बाय सेल करते हो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा बेहतर है, क्यों? म्यूचुअल फंड में आपने एक म्यूचुअल फंड का एक यूनिट फॉर एग्जांपल आज बाय किया, तो आज फर्स्ट डे आपने बाय किया, क्या वो आपको आज ही अलॉट हो जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, है ना। मे बी वो सेकंड डे जाकर के आपको अलॉटमेंट होगी उसकी, अब आपने उसको सेल किया। नेट एसेट वैल्यूएशन पे डिसाइड होगा। मान लीजिए कल मार्केट गिर गया तो उसकी वजह से मुझे बड़ी और यूनिट भी आपने मिल आपने हाँ, वो उसके कल जब आपको अलॉटमेंट हो रही है उस वक्त जो भी एनएवी है उसके बेसिस पर आपको अलॉटमेंट होने वाली है ना। और म्यूचुअल फंड में एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, क्या होता है? आज निफ्टी 50 बढ़ा, ठीक है, और आपने एक निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड ले रखा है, इंडेक्स फंड, ठीक है, तो आज जाएगी। आपको आपके इंडेक्स फंड का एनएवी में ग्रोथ नहीं दिखेगी। आज जो नहीं। निफ्टी 50 बढ़ा है वो आज नहीं दिखेगा, ये कब रिफ्लेक्ट होगा? ये सेकेंड डे रिफ्लेक्ट होगा। मतलब आज अगर जितना भी बढ़ा है, आज मान लो निफ्टी बढ़ा है 1%, तो आपका एनएवी भी ऑलमोस्ट, एग्जांपल के लिए, कि हमारे एनएवी को भी 1% बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो इस सिचुएशन में हमारा एनएवी आज नहीं बढ़ेगा, आज हमारा एनएवी उतना ही दिखाएगा जितना निफ्टी ने कल परफॉर्म किया था पिछले दिन। हमारे जो ग्रोथ हुआ है निफ्टी में आज, ये रिफ्लेक्ट होगा अगले दिन, सेकेंड डे, ठीक है। हम्म। और सेकेंड डे मतलब आज मान लो मंडे को निफ्टी 1% बढ़ा, तो आपका म्यूचुअल फंड जो है निफ्टी का इंडेक्स फंड, ये ट्यूसडे को 1% बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। और ट्यूसडे को निफ्टी 2% गिर गया, तो क्या ट्यूसडे को आपका म्यूचुअल फंड भी गिर जाएगा? नहीं, ये नो। वेडनेसडे को 2% गिरा हुआ दिखेगा, है ना। तो ये डिले है, म्यूचुअल फंड्स में हमेशा डिले होता है, एक दिन का हाँ। डिले ही रहेगा, है ना। वो बदलाव जो है वो जल्दी से समझ में नहीं आएगा आपको, उसमें समय लगता है, राइट। यहाँ पे दूसरी चीज, अलॉटमेंट के बाद मान लो आपने सेल कर दिया म्यूचुअल फंड को, आपने थर्ड डे इसमें सेलिंग रिक्वेस्ट लगा दी, क्या तीसरे दिन आपका इमीडिएट बिक जाएगा? नहीं, कभी कभी बिकने में इसको फोर्थ डे भी लग जाता है, पेमेंट आने में, वो सब होने में चौथा दिन इवन। अभी तो चीजें इंप्रूव हो रही है, आज से करीब 4-5 साल पहले तक इवन 5 डेज तक लग जाते थे, तो वो लंबा समय खा रहे हैं एक ही चीज को, मैंने बाय किया और सेल किया, इस बीच में इन्होंने हफ्ता खा लिया पूरा का पूरा। ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। ईटीएफ मैंने आपको बताया कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब ये स्टॉक्स की तरह है, ठीक है। क्या आप म्यूचुअल फंड को आज खरीद के आज ही बेच सकते हो? इंट्राडे जिसे कहते हैं, ऐसा कर सकते हो? नो सर। म्यूचुअल फंड में तो पॉसिबल ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता, आगे के 10 साल तक कोई नहीं सोच पाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो आपके ईटीएफ है उनमें ऐसा पॉसिबल है, इंट्राडे में। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो स्टॉक्स की तरह है, स्टॉक्स को आप एक दिन खरीद करके उसी दिन बेच सकते हो। उसी दिन क्या, आपने खरीदा 9:15 पे, और आपका मन किया 9:16 पे कि इसको मैं बेच दूं, तो आप बेच सकते हो स्टॉक को। सेम यहां यस पर भी सर। एप्लीकेबल है। 9:15 पे आपने ईटीएफ खरीदा, 9:16 पे आपका बेचने का मन किया, आपने बेच दिया, इमीडिएट बिकेगा। वॉल्यूम होनी चाहिए उसके अंदर, बस इमीडिएट बिकेगा। तो ये स्टॉक की तरह हो गया, इमीडिएट एंट्री, इमीडिएट एग्जिट। और दूसरी चीज, जो म्यूचुअल फंड में अगले दिन रिफ्लेक्शन आता था मूवमेंट का, वो यहाँ साथ में आता है, सेम डे भी नहीं, साथ में। निफ्टी बढ़ा, निफ्टी जरा सा बढ़ा, आपका ईटीएफ उसी के बराबर बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। आप इस चीज को कंपेयर करके देखना, रनिंग मार्केट में ये चीज आपको दिखेगी। निफ्टी में अगर 0.5% का मूव पॉजिटिव आया है, 0.5% का पॉजिटिव मूव आपके ईटीएफ में भी उसी के साथ साथ आएगा, इमीडिएट एकदम, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा है एज इट इज, राइट। ये एडवांटेज हो गया ईटीएफ के अंदर। तीसरी चीज, ईटीएफ के अंदर जब कोई भी ईटीएफ आप पिक करते हो, फॉर एग्जांपल यहां से हम एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ पिक कर लेते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ, देखता हूँ चीजों को, तो यहाँ आपको ईटीएफ होल्डिंग करके ऑप्शन दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन ईटीएफ होल्डिंग। ये क्लिक करते ही, अब ये ईटीएफ है किसका? निफ्टी 50 का ईटीएफ। तो यहाँ पे जो कंपनीज आपको दिखेंगी ये कौन सी होंगी? ऑब्वियसली निफ्टी 50 की कंपनीज, सारी की सारी, वो 50 कंपनियां, है ना, इससे बाहर का कोई नहीं होने वाला। तो अब इन 50 कंपनियों के अंदर
आपका पैसा डिवाइड कैसे होगा, कैसे? जो फंड मैनेजर है, जो एसबीआई है, क्या एसबीआई डिसाइड करेगा कि मुझे कितना पैसा किस में डालना है? रिलायंस में कितना हम्म। डालना है या फिर कोटक में कितना डालना है, क्या वो डिसाइड करेगा? बिल्कुल नहीं। उसने हम्म। क्या किया है, उसने पहले से फिक्स कर दिया है कितना, वेटेज के अकॉर्डिंग। निफ्टी 50 के अंदर जब भी आप जाते थे, यहाँ इस ईटीएफ को 2 मिनट के लिए मैं हटाता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन निफ्टी 50। निफ्टी 50 पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इन डेप्थ करके ऑप्शन मिलता है, जस्ट क्लिक ऑन इन डेप्थ। इससे आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर 50 कंपनियां मिलेगी, इन 50 कंपनियों का वेटेज मिलेगा। अगर वेटेज पे 2 बार क्लिक करोगे, सबसे ज्यादा वेटेज सबसे ऊपर दिख जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? एचडीएफसी बैंक 12%। फिर उसके बाद रिलायंस है 8%, आईसीआईसीआई बैंक 8%, भारतीय एयरटेल 4%, फिर 4 4 3 2, ऐसे करते करते लास्ट वालों का तो बहुत ही कम 0.5% तक का वेटेज में आ गया है। कौन है? अडानी एंटरप्राइजेस, विप्रो, है ना, जो कि ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते निफ्टी 50 को क्योंकि वेटेज कम है, राइट? तो निफ्टी 50 में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो जिस हिसाब से ये वेटेज के परसेंटेज बने हुए हैं, आपका पैसा इतना ही इन कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसबीआई का निफ्टी 50, आपने एसबीआई का निफ्टी 50 खरीदा, जिसका वैल्यू जो है वो है 50 रुपीज। तो आपके 50 रुपए को क्या किया जाएगा, 50 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। क्या वो सारे टुकड़े बराबर होंगे? कभी नहीं। पहला टुकड़ा होगा 12% का, दूसरा टुकड़ा होगा 8% का, तीसरा टुकड़ा 8% का, फिर 4% का। आपके टुकड़े, सर दैट वाज अ टेक्निकल इशू आई थिंक। ओके, कब कब से आप एग्जिट हो गए थे? मुझे पता भी नहीं चला, मैं तब से। मैं नहीं, 1 सेकंड में अपने आप ही, मैं खुद भी पता नहीं चला कि एकदम से एग्जिट हो गया। ओके ओके, फाइन। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एसबीआई का आपने आप। निफ्टी 50 का ईटीएफ बाय कर रखा है, जिसमें आपने 50 रुपीज एनएवी जो है उसको पे कर रखा है, उस फिफ्टी हम्म। रुपीज के 50 टुकड़े किए जाएंगे, 50 टुकड़े, राइट? और उन 50 टुकड़ों के हर टुकड़े बराबर नहीं होंगे। उस टुकड़ों में पहला टुकड़ा होगा 12% का, दूसरा टुकड़ा होगा 8% का, तीसरा 8% का। जो सबसे बड़ा टुकड़ा है 12% का, वो जाएगा एचडीएफसी बैंक को। उसके बाद जो उससे छोटा टुकड़ा है वो जाएगा रिलायंस को, फिर उससे छोटा टुकड़ा आईसीआईसीआई बैंक को जाएगा। तो ये ऑलरेडी फिक्स है कि आपके 50 रुपए के कितने टुकड़े होंगे और हर एक टुकड़े का साइज कितना होगा और वो टुकड़ा किस कंपनी को दिया जाएगा, ये पहले से फिक्स है। तो यहाँ पे कोई तो फिर आदमी, बोलते क्यों कि आप एवरेज निकाल, बोलते क्यों है कि आप निफ्टी का फिर एवरेज होता है, बट जबकि तो यहाँ पर हर चीज अलग अलग तो ये अमाउंट में डल एवरेज ही रही हुआ है। ना, ये एवरेज तो हुआ जिसकी वैल्यू निकल करके आ रही है। जो यहाँ पर आपको निफ्टी की वैल्यू दिख रही है 26,546, ये 26,546 कहाँ से आ रहा है? ये हाँ इन ठीक है। कंपनियों का एवरेज ही तो है। एवरेज है, पर हर किसी में अमाउंट अलग 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 डाला अलग है, जाता हाँ, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर निफ्टी 50 का प्राइस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक होता है इक्वल वेट। इक्वल वेट में क्या होता है? इक्वल वेट में हर कंपनी को बराबर दिया जाएगा मौका, है ना? मान लो 2-2%, 50 कंपनियां हैं और क्या बोलते हैं 100% है, तो आप समझो 2-2% सबको मिल गया, तो 100% हो जाएगा, सिंपल, राइट? लेकिन वो हो जाएगा इक्वल वेट। लेकिन उस क्या इक्वल वेट के हिसाब से निफ्टी 50 बढ़िया ग्रो कर पाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें कई कंपनी बहुत बड़ी है। कई कंपनी हमने देखा था, विप्रो विप्रो जैसी वो छोटी सी कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैप, तो इनको बराबर कैसे दे सकते हैं मौका? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी फैमिली में जो पावर्स आपके पास है, क्या वही पावर्स आपके फादर के पास है। नो सर। है ना? बिल्कुल नहीं, अलग अलग। यही तो है निफ्टी 50 आपकी फैमिली की तरफ। हर एक पर्सन को अलग अलग पावर्स दिए हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले से है, आप बाद में आए हो। जो पहले से उसके पास ज्यादा पावर है, उनकी अथॉरिटी ज्यादा है। सेम वे यहाँ पर आपको निफ्टी 50 के अंदर भी मिलेगा देखने के लिए। पहले से जो है उसको ज्यादा पावर मिली हुई है और उसको ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका मिलता है अंदर, राइट? तो सेम तरीके से अगर आप निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीदते हो तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, कोई आदमी की जरूरत है जो आपके पैसे को मैनेज करे? नो सर। निफ्टी 50 की ईटीएफ के अंदर बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी बटा हुआ है कि इतना यहाँ जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, पहले से फिक्स है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं होगा कि कोई पर्सन चाहिए जो इसको एक्टिवली मैनेज करे, जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई एक्टिवली मैनेज करने वाला है ही नहीं, जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे खर्चा आएगा क्या? एक खर्चा बच गया, सबसे बड़ी चीज, है ना? तो ये खर्चा बचाने के लिए भी ईटीएफ का इस्तेमाल होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर तो एक आदमी चाहिए जो मैनेज करेगा ये सब, एसेट मैनेजर। यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ खर्चा बच गया। और दूसरी चीज, आप किसी भी ईटीएफ को अगर सिलेक्ट करते हो तो वो एक्सचेंज के अंदर कौन से वाले एक्सचेंज में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इफ आई क्लिक ऑन ईटीएफ्स,
तो यहाँ पर एसबीआई का हम ईटीएफ सेलेक्ट करते हैं। अभी जो एसबीआई का ईटीएफ मैंने सेलेक्ट किया है, आप यहाँ कॉर्नर पे एक बार नोटिस करना, हियर हियर यू कैन सी, यहाँ पे करंटली क्या सिलेक्टेड है, एनएससी। मतलब ये एनएससी में जो लिस्टेड है वो वाला निफ्टी 50 का ईटीएफ में देख रहा हूँ, एसबीआई वाला। ऐसा ही एक बीएसई में भी लिस्टेड है। बीएसई भी एक एक्सचेंज है, एनएससी भी एक एक्सचेंज है। आप दोनों में से कहीं यस। भी परचेस कर सकते हो, राइट। प्रेफर क्या करना चाहिए हमें, एनएससी प्रेफर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये एक्सचेंज टॉपिक जो कि जस्ट इसके बाद आने वाला है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा एनएससी का प्रेफरेंस, क्यों हमें कभी भी एनएससी को चूज करना चाहिए। कभी भी आप देखोगे एक स्टॉक आप सर्च करोगे तो वो एक नहीं दो आएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ वो पे आता मैं है, ये बात रिलायंस आपने डाल बताई। देता हूँ, है ना। एनएससी और एक्सचेंज है कि इन्हीं के पास पैसा रहता है ना। ज्यादातर राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ईटीएफ के बारे में डिसाइड करते हो। अब ईटीएफ आपके सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको मल्टीपल ईटीएफ दिख जाएंगे। ये है मार्जिन बेनिफिट वाले ईटीएफ। मार्जिन बेनिफिट मतलब जहां पर आप प्लेज कर सकते हो अपने ईटीएफ को। तो यहाँ पे आप देखोगे एसबीआई का निफ्टी 1 डे लिक्विड ईटीएफ है। लिक्विड ईटीएफ, लिक्विड याद आपको याद होगा, यहाँ पे पैसे आपके क्या हो रहे हैं, बहुत ही तुरंत इमीडिएट कन्वर्ट होकर के आपको मिल सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या दिया था आपको, एग्जाम्पल लिक्विड वाले का, कि मान लो आपको मुझे पैसे लौटाने हैं 5 दिन के अंदर 50,000 रुपए। तो आपने कहा कि इस 50,000 रुपए को 5 दिन तक मैं अगर बैंक में रखूंगा कुछ नहीं मिलेगा, इससे बेहतर है कि मैं इसको कहीं ऐसी जगह डाल दूं जिसमें कुछ तो रिटर्न मिल जाए मुझे, राइट। लेकिन क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड वाले में आप यहाँ पे इंटरेस्ट रिटर्न सब देख पाओगे, कुछ खास होता नहीं, है ना। नॉर्मल नॉर्मल सा रहता है, जस्ट उम्मीद। तो मेन पर्पज है यहाँ पे प्लेज का, कि मेरे पास अगर मान लो कि 1,000 रुपए है, उस 1,000 रुपए को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा एसबीआई निफ्टी 50 निफ्टी 1 डे लिक्विड ईटीएफ के अंदर। जिससे क्या होगा, मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया और उस पैसे को मैं गिरवी रख सकता हूँ। आगे हम प्लेजिंग भी शब्द समझेंगे क्या होता है, बट बेसिकली हम गिरवी रखना बोल सकते हैं, राइट। गिरवी रखना आपको पता है क्या होता यस। है ना। तो प्लेजिंग। यहाँ पर प्लेजिंग आपकी 100% है, मतलब पूरा का पूरा पैसा 1,000 रुपए अगर आपने खरीदा इस ईटीएफ को और इसको गिरवी रख दिया तो पूरे 1,000 रुपए मिल जाएंगे। अब उस 1,000 रुपए को आप कहीं दूसरी चीज में भी लगा सकते हो, मतलब स्टॉक में भी लगा सकते हो, है ना। क्योंकि पर्पस क्या है इसका, पर्पस इसका ये है कि अगर मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए है तो मैं उससे एक ही काम कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे को प्लेजिंग का ऑप्शन मिला है तो मैं उससे दो काम कर सकता हूँ, मल्टीपल काम कर सकता हूँ, राइट। तो ये मल्टीपल काम के लिए प्लेजिंग, ये बेनिफिट यहाँ पे मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए लोग ये वाले ईटीएफ को पिक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्जिन आप देखोगे एक में तो 100% है, 94 93, है ना, इस तरीके से हाईली प्लेजेबल है। तो ये एक रीजन है जो इन ईटीएफ को पिक किया जाता है। इनके बाद आप अगर इंडेक्स की बात करते हो तो थर्ड नंबर आपका इंडेक्स वाला ईटीएफ आता है, जिसमें सारे इंडेक्स मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट। जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, है ना, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 10 ईयर गिल्ड, ये पता नहीं यहाँ पे इन्होंने क्यों डाल रखा है, जो कि इंडेक्स में नहीं होना चाहिए इसको। सेंसेक्स मिल गया आपको, इवन बैंक निफ्टी भी मिल जाएगा आपको, यहीं के अंदर होना चाहिए। टोटल मार्केट ये 500 है, निफ्टी टोटल मार्केट, राइट, निफ्टी 500। निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, बीएससी 500 है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है ना, एनर्जी एनर्जी मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वो सारे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो म्यूचुअल फंड ना लेकर के आप इनके साथ जा सकते हो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, और पैसा यहाँ पे कोई मैनेज करने वाला आदमी चाहिए ही नहीं कि वो गलत कंपनी खरीद लेगा। गलत सही वाली बात ही नहीं है, पैसा ऑलरेडी फिक्स है। अगर मैंने यहाँ पे खरीद लिया ये आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल सेंसेक्स ईटीएफ, तो क्या होगा, 979 रुपीज मुझे देना है, और इस 979 रुपीज को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑलरेडी 30 कंपनियां सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज होती है इंडिया की, तो वो ऑलरेडी 30 कंपनियां डिसाइडेड है, जो कि एक्सचेंज ने डिसाइड कर रखी है। तो उन 30 कंपनियों में से किस कंपनी को ज्यादा पैसा जाएगा किसको कम जाएगा, ये पहले से फिक्स है, और वो पैसा उसी के अकॉर्डिंग जाने वाला है। मेरा वहां पे कोई भी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, ना किसी दूसरे थर्ड पार्टी पर्सन का कंट्रीब्यूशन, फिक्स है चीजें, राइट। तो ये आपका ब्रॉड इंडेक्स हो गया। लिक्विड अभी हमने देखा ही था, राइट, जो जल्दी कन्वर्जन के लिए यूज होता है। सेक्टोरल ईटीएफ है यहाँ पे, अवॉइड करना है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड और सेक्टोरल ईटीएफ, दोनों ही अवॉइड करना है, क्योंकि ये इनका समय बड़ा लिमिटेड रहता है, एक चीज में चलेगा एक चीज में नहीं चलेगा। हाँ, कुछ सेक्टर्स हैं जो आप पकड़ सकते हो जो कि ऑलरेडी इंडिया की ग्रोथ में जिनकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैंक्स। बैंक्स हमेशा ही चलते हुए मिलेंगे आपको, है ना। आईटी, आईटीज सबसे बड़ा एक ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, बहुत लोगों के पास आईटी वाले ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं।
लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आईटी जो है वो बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया से ज्यादा बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो अमेरिका के हालात खराब है तो आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता, है ना। आप यहाँ पे देखोगे बाकी सब ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जितने आईटी आईटी और आईटी दिखेंगे यही नेगेटिव है, 13%, 13%, 13%। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ बढ़िया कंडीशन नहीं थी। पैसे डॉलर्स में आते हैं ना आईटी वाली कंपनीज को, क्योंकि वो सर्विस एक्सपोर्ट करती है, कोई प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बनाती है और उसको हम्म। बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके बदले में डॉलर्स में पैसा आता है। तो अगर वीकनेस है डॉलर्स के अंदर या कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये बहुत ही वॉलेटाइल स्पेसिफिक सेक्टर हो जाता है, इसीलिए मैं इनको दो धारी तलवार कहता हूँ। जो सेक्टोरल इंडेक्स या फिर सेक्टोरल फंड्स होते हैं, दोनों को अवॉइड करना है, राइट, ज्यादा बेहतर रहेगा। या फिर हाँ, एवरग्रीन के साथ आप जा सकते हो, निफ्टी बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी भी ऑलमोस्ट बढ़िया चलता है, और एक ये फार्मा या फिर हेल्थ केयर। ये सेक्टर्स हैं जो ये ऑलमोस्ट हर वक्त चल रहे होते हैं, इनके साथ आप चल सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। इसके बाद थीमेटिक, सेम, सर मैं सेम सेम सेक्टोरल जैसा ही है। ये भी कंस्ट्रक्शन, सीपीएसई, इंफ्रा, क्या बोलते हैं, निफ्टी इंफ्रा, कंजम्पशन हो गया, एमएनसीज हो गया, एकदम ऐसे ही फिक्स कर रखा है इन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्टर को, एक पर्टिकुलर थीम को। उस थीम में इन्वेस्टमेंट चल रही है। अब मान लो एआई, तो यहाँ पे आपको शायद एआई का थीम मिले या मे बी ना मिले, इतना ज्यादा इंडिया के अंदर इसको अभी फोकस नहीं किया गया है, स्टॉक्स पे रही है ये चीज। बट ये भी एक थीम हो सकता है, अगर एआई का कोई फंड बनता है, कोई ईटीएफ बनता है, तो वो यहीं पर आएगा, आपको यहीं पे दिखेगा, और आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक हो गई। उसके बाद आती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? ये वैल्यू वाली चीजें हैं, जैसे कि क्या करते हैं ये, आपको याद ये होगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमने पढ़ा था। जो अंडर परफॉर्मिंग है उनमें डालेंगे पैसा। हाँ, अंडर परफॉर्मिंग वैल्यू 20 क्या करते हैं वो, निफ्टी 50, जैसे इसका पहले वाली की हम बात करें, ऐसे पोजिशन निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF, ये क्या करेंगे, निफ्टी 50 ढूंढेंगे, और निफ्टी 50 के अंदर उन 50 कंपनियों को पकड़ेंगे, उन 50 कंपनियों में से 20 कंपनी पकड़ेंगे, कौन सी जो भी परफॉर्म नहीं कर रही, 30 परफॉर्म कर रही है उनको इन्होंने साइड कर दिया। उसके बाद ये 20 जो परफॉर्म नहीं कर रही है, ये उनके ऊपर बेट कर देंगे कि अगर ये चली, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अभी गिरी हुई है, सस्ते में मिल रही है, इनमें हम डालते हैं पैसा, ये चली तो बहुत बढ़िया चलेगी, लेकिन चल नहीं पाती तो इनको फिर दिक्कत हो जाती है ना। तभी आप देखोगे मार्केट कैप भी बहुत छोटा रहेगा इनका, रिटर्न भी कुछ खास नहीं दे पाए। रीजन यही होता है। अब यहाँ पे हर एक ईटीएफ कैटेगरी के अंदर आपने इतने रेड नहीं देखे होंगे जितने रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे। रीजन यही है कि इनमें बैटिंग हो रही है, कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बात खत्म, नहीं है चला ना। तो नहीं चला। तो अवॉइड करना है ये स्ट्रैटेजी, थीमेटिक, सेक्टोरल, इनको तो अवॉइड करना है, ये कैटेगरीज अच्छी नहीं है। फिर आता है आपका कमोडिटी। कमोडिटी बढ़िया है, यहाँ पे आपको गोल्ड, सिल्वर और एकमात्र ईटीएफ ऑयल एंड गैस का मिलता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, बस। बाकी ऑयल एंड सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर यही है। गोल्ड आप एंड क्या कर सिल्वर सकते हो, दो तीन है। गोल्ड सिल्वर के दो तीन ही, बहुत सारे हैं गोल्ड सिल्वर, वैरायटी है ऑयल, बहुत। ऑयल एंड पेट्रोलियम वगैरह के। ऑयल का तो एक ही है, धन के अंदर एक ही है। धन के अंदर ये मैंने ग्रो के अंदर दो देखे थे। ओके ओके, हाँ, ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है ना। ब्रो के अंदर आपको दो तीन अलग अलग दिख सकते हैं, धन के अंदर करेंटली एक ही इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो ये हो गए, इनके अंदर भी आप कमोडिटी के अंदर बड़े आराम से, बढ़िया है ये सेक्टर, इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली ईटीएफ के थ्रू ही करो। गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट है आपकी, छोटा पैसा इन्वेस्ट करने का मूड है, तो ये इससे बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिजिकल गोल्ड अच्छी चीज नहीं है, फिजिकल गोल्ड में बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे कि इजी टू वो लिक्विड नहीं हो, लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी हो गया, दूसरा ज्यादा है। थेफ्ट, है थेफ्ट ना, है मेक। चोरी चोरी का डर है भाई, घर में कोई घुसा तो तुरंत उड़ा के ले जाएगा, गोल्ड पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, है ना। सर तो अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, फिजिकल गोल्ड ओवरऑल बैड नहीं है जितना ओवरऑल बुरी तरीके से डिजिटल गोल्ड है। सबसे वर्स्ट तरीका है गोल्ड में। डिजिटल गोल्ड तो अच्छी चीज है ही नहीं, सबसे डिजिटल गोल्ड को बर्बाद। तो अवॉइड ही करना है। तभी तो हम डिजिटल गोल्ड में किस तरह की चीजें आती हैं, ये आपका जो फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये लोग भी तो गोल्ड बेचते हैं ना अपने उस पे ऐप के अंदर, वो है प्रॉपर डिजिटल गोल्ड, वो एकदम डिजिटल। प्रॉपर कंपनीज को दे रहे हैं, जैसे तनिष्क को दे रहे हैं। उनकी हम्म।
ये अच्छा नहीं उनके है। पास आपको एक्स्ट्रा 3% चार्जेस देने पड़ रहे हैं पर ईयर, और ना आपके एग्जैक्टली। पास गोल्ड एज वो है फॉर्म में। डिजिटल गोल्ड में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है, जब आप उसको रिडीम करने जाते हो तो इतने सारे चार्ज लग जाते हैं उसके ऊपर कि आपका जो रिटर्न आया है वो तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, उल्टा और पॉकेट से देना आपको पड़ जाएगा। 3% हर साल देना ही पड़ेगा। बिल्कुल 1 लाख में बिल्कुल तो आपको 3,000 डेली दोगे ही। बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए इस जगह पर काइंड ऑफ डिजिटल जैसा ही है, लेकिन ये ईटीएफ जो है ये ये भाई बेहतर ये चीज। फंड है मार्केट पे। हम्म। दूसरी दूसरा सबसे वर्स्ट है म्यूचुअल फंड। हाँ गोल्ड के म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फंड। वो भी बढ़िया चीज नहीं है, म्यूचुअल फंड के साथ में पैसा डालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां आप एक आदमी को पैसा दे रहे हो जो आपका पैसा गोल्ड में डालेगा। वो गोल्ड क्या दिमाग ईटीएफ लगा रहा है, कुछ नहीं, बेवजह है। आपसे पैसे खा रहा है। मैंने बहुत सारे गोल्ड फंड्स चेक कर लिए, पर 95% सब ईटीएफ में ही डाल रहे हैं डायरेक्ट पैसा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो वो ये हो उनके कि लिए है, वो कल उनके एक लिए है जो अभी एक पर्सन नया नया मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको पता ही नहीं कि ईटीएफ क्या होता है। उसको किसी ने बताया सिर्फ म्यूचुअल फंड कुछ होता है, उसको वैरायटी मतलब अलग अलग जगह पे कुछ पैसा डालना है, राइट, डिफरेंशिएट करते हुए। तो उस सिचुएशन में वो ढूंढेगा कि मुझे गोल्ड में भी थोड़ा इन्वेस्ट करना है, मैं फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहता, तो उसको म्यूचुअल फंड ही दिखेगा, तो वो उसी के पास पैसा दे देगा अपना। ये उन लोगों के लिए। पर एक पर्सन जो थोड़ा सा और ज्यादा नॉलेज गेन कर चुका है, तो वो कभी भी म्यूचुअल फंड के साथ नहीं जाएगा गोल्ड में, वो आएगा ईटीएफ के पास, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है म्यूचुअल फंड। तो इससे बेहतर है कि आप भी डायरेक्टली कर लो, आपका पैसा बचेगा, है ना, एक्सपेंस रेशियो जो उसको पे करते हो उससे बेहतर आपको यहाँ पे मिल जाए, राइट। तो यहाँ आपका कमोडिटी सेक्टर आ जाता है। कमोडिटी के बाद अगला है ग्लोबल। ग्लोबल ईटीएफ भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा कई म्यूचुअल फंड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ग्लोबल, है ना। तो इससे बेहतर है कि जो ईटीएफ्स अवेलेबल है आप ही उनमें इन्वेस्ट कर दो। सबसे फेमस जो ईटीएफ्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट होती है वो है आपका निप्पॉन का हैंगसेंग ईटीएफ, काफी फेमस है ना, इसके अंदर बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरा मोतीलाल ओसवाल का नास्डॉक 100 ईटीएफ, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर। और एक तीसरा मिराई एसेट्स का एनवाईएसई फैंग प्लस, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का फैंग प्लस, ये भी यूएस इंडेक्स ही है, राइट। इसमें ये तीन जगह सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद तो बहुत सारे हैं, इसके बाद तो बहुत सारे, इवन मेरा एसेट्स का S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ, ये भी आप नोटिस करोगे ये कैसा है। ये 100 मतलब सॉरी 500, जैसे इंडिया का हम बात करें निफ्टी 500, उसके अंदर टॉप 50 क्या कहलाएगा, निफ्टी 50। तो ऐसे ही ये भी मेरा हम्म। एसेट्स क्या कर रहा है, ये यूएस की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। तो कई लोगों का ये भी प्रेफरेंस रहता है, राइट। ये कुछ मेजर चीजें हैं, बाकी आपको हजारों मिल जाएंगे दूसरे और जो एक ही काम कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल नास्डॉक क्वालिटी 50 ईटीएफ, यही काम ये भी कर रहे हैं, और लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उसके अंदर। मेरा एसेट्स का हैंगसेंग टेक ईटीएफ, हैंगसेंग ऑलरेडी मेंशन है, राइट। हैंगसेंग में अगर आप इन्वेस्ट करो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, हांगकांग, राइट। हैंगसेंग हांगकांग का इंडेक्स है, और हांगकांग मतलब चाइना, राइट। बेसिकली आपका पैसा आप चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप हैंगसेंग इंडेक्स बाय करते हो। और अभी तो नहीं, अभी तो चीजें थोड़ी सी डल है, लेकिन बीच में 2024 के जुलाई अगस्त के आसपास जब इंडियन मार्केट में अच्छा एक सेलिंग देखने को मिली थी, इस सिचुएशन में हांगकांग का जो इंडेक्स है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो इंडिया के बहुत सारे लोग ये हैंग सेंग के ईटीएफ बाय करने के लिए आए, बहुत सारे, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था इसमें, और अच्छा मूव भी देखने को मिला था, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। एक और चीज है ईटीएफ में, ईटीएफ में एक और एडवांटेज क्या मिल जाता है, म्यूचुअल फंड में आपको पैसे पूरे देने पड़ते हैं, है ना। यस। कुछ भी बाय करना है पूरा पैसा देना पड़ेगा आपको। मैं इजी एग्जांपल के साथ करता हूँ। मान लो आप ब्रॉड इंडेक्स में जाते नहीं, कमोडिटी में चलते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। कमोडिटी में चलते हो, सबसे फेमस आपको पता है गोल्ड ईटीएफ कौन सा है, हम्म। कौन सा। गोल्ड ईटीएफ से सर सबसे ज्यादा फेमस तो नहीं पता, बहुत गोल्ड सारे। बीस, गोल्ड बीस, निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीस, राइट, ये गोल्ड। सबसे फेमस है। क्यों फेमस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पर गोल्ड बीस सबसे फेमस है। मान लो गोल्ड बीस में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, करंटली कितना एलटीपी मिल रहा है गोल्ड बीस का, 104 रुपए, ठीक है। 104 रुपए एलटीपी, मतलब एनएवी जो हमने म्यूचुअल फंड में पढ़ा था यही है। तो इसका प्राइस यहाँ दिख रहा है हमको। इसको हम एनएवी नहीं बोलते हैं क्योंकि वहां म्यूचुअल फंड में टोटल से वैल्यू निकलती थी, इसलिए नेट एसेट वैल्यू होता था। यहाँ पे ये स्टॉक की तरह है, उसका स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। यहाँ एनएवी नहीं, यहाँ स्टॉक का प्राइस है। तो इस हम्म। सिचुएशन में अगर मैं बाय करने जाता हूँ, तो जहां मुझे पूरे पैसे देने पड़ते थे वहां कोई तो ऑप्शन नहीं होता था, वहां तो सिर्फ पूरे पैसे दो और लो म्यूचुअल फंड, बात खत्म।
यहाँ आप इन्वेस्टिंग के अंदर अगर इसको बाय करते हो तो 104 रुपए के 104 रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन यही ईटीएफ को आप एमटीएफ पे बाय कर सकते हो। व्हाट इज एमटीएफ? एमटीएफ एक टॉपिक है जिसको वो आगे आगे इंटरनेशनल हमारा आएगा। पे लेटर भी बोलते हैं, पे मार्जिन लेटर ट्रेड फैसिलिटी। ही हो गया। मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, आप थोड़ा पैसा दे करके पूरी चीज को ले जा सकते हो। तो यहाँ पर 104 रुपए वाली चीज को आप 27 रुपए देकर के, जो कि 3.78% का लेवरेज, 3.78 टाइम्स का लेवरेज मिल गया आपको, तो आपको 27 रुपए देने हैं। सिर्फ 27 रुपए दोगे और ये पूरे के पूरे 104 रुपए का एक ईटीएफ अपने घर ले जाओ इमीडिएट उसी समय। ठीक, राइट। और बचा हुआ पैसा कब देना है? बचा हुआ पैसा आपको देना नहीं है। क्यों? बचा हुआ पैसा कौन देगा? आपका ब्रोकर देगा। राइट, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है योर सेविंग 76.90 अप्रोक्स, मतलब 76 रुपए आपका ब्रोकर दे रहा है, आप दे रहे हो 27 रुपए, दोनों को मिला करके हो गया आपका 104 रुपए। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आपका ब्रोकर आपको दे रहा है 76 रुपीज, आप दे रहे हो सिर्फ 27 रुपीज, तो ये ब्रोकर आपको पैसे दे क्यों रहा है? और दे रहा है तो क्या इसके बदले में कुछ चार्ज करेगा? ये डेफिनेटली करेगा, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं आपका, है ना। ये क्या करता है, ये आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देता है। कितना? अराउंड 12%। धन पे अराउंड 12% के आसपास है, बाकी ब्रोकर्स का मुझे आइडिया नहीं, पर सबका ऑलमोस्ट कॉम्पिटेटिव है ना। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 30% 40% होगा, सबका ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। 12%, 12% एनुअल इंटरेस्ट। आप यूं समझो आपने लोन ले रखा है, ये काइंड ऑफ छोटा लोन हो गया। 76 रुपए का आपने लोन ले लिया अपने ब्रोकर से, और आपके ब्रोकर ने इसके ऊपर 12% का एनुअल इंटरेस्ट लगा दिया, एक साल का इंटरेस्ट। वो एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है। या आपने मान लो कि आपके ही सवाल है कि मैंने तो 5 दिन के लिए रखा है ईटीएफ, क्या 5 दिन के हिसाब से मेरा कितना बनेगा? ये पर डे कैलकुलेशन होती है उस ईटीएफ की। 2 1 2 रुपए बड़े मुश्किल में बनता है पर डे। तो इतने कैलकुलेशन होने के बाद वो सिर्फ आपको जितना आपका बना है वो अमाउंट पे करना है इनको, और आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। राइट, कितने समय के लिए? अनलिमिटेड समय के लिए। कोई रोक टोक नहीं है कि 1 महीना यूज करना है, 1 साल यूज करना है। लोग ईटीएफ को एमटीएफ पे बाय करके छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट अपना पे कर दो, और एक की जगह 3 ईटीएफ बाय कर सकते हो। यही 100 रुपए अगर मैं लेकर के आता तो एक ईटीएफ बाय कर सकता था पूरे पैसे देकर के, जिसमें पूरा मेरा था। राइट, लेकिन एमटीएफ पे बाय करते एक 100 रुपए के ईटीएफ को मैं 27 रुपए से बाय कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट 3 गुना। 3 से 4 गुना के बीच में, but 3 गुना हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर वही 100 रुपए से 3 ईटीएफ बाय करूंगा मैं। अब एक ईटीएफ अगर एक महीने में 10% का रिटर्न देता है, तो मुझे तो कुछ खास मिलना नहीं था। यहाँ पर तीन तीन ईटीएफ है मेरे पास, और 3 ईटीएफ के अकॉर्डिंग जो रिटर्न मिलेगा वो इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। मेरे पास 104 वाले 3 ईटीएफ है। तो अगर एक 10% का रिटर्न दे रहा है, मतलब 10 रुपए के आसपास बन गया, तो मेरे को 30 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। पैसा कितना खर्च कर रहा हूँ? वही 100 रुपए। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो 30% का रिटर्न मिल गया मुझे, क्योंकि 3 गुना मेरे पास पड़ा हुआ है। रीजन, इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ? 12%। अब 12% मैंने पे भी कर दिया, और 30% रिटर्न निकाल लिया, उसमें से 12% उनको पे कर दिया। अब भी मैं फायदे में हूँ ना। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ, है ना। अभी भी मैं फायदे में हूँ। तो इसको हम एमटीएफ को और बेहतर तरीके से समझेंगे। बट ये ऑप्शन भी होता है, मुझे ये बताना था बस आपको कि यहाँ पे एमटीएफ का ऑप्शन भी होता है। इवन इसके अंदर इंट्राडे भी होता है, जिसको इंट्राडे भी ट्रेडिंग होता ऑप्शन बोलते हैं ना, इंट्राडे। है इंट्राडे उसमें। में भी आपको लेवरेज मिल जाता है। कितना लेवरेज मिलता है इंट्राडे में? 5 गुना का मिल जाता है। स्टॉक्स में ऐसे ही मिलते हैं, बड़े लेवरेज मिलते हैं ना। यहाँ पे 5 गुना का मिलता है। सेम डे बाय करके सेम डे बेचोगे तो 100 रुपए की जगह सिर्फ 20 रुपए, 21 रुपए देने हैं आपको, 20.99, इतना देना है। तो अभी वो 100 रुपए से आप 5 क्वांटिटी बाय कर लो, और 5 क्वांटिटी बाय करके अपना ट्रेड करके और सेम डे बेच करके निकल जाओ। पर बात यह है कि यहाँ पर सेम डे मूव भी आना चाहिए। मूव नहीं आया तो फिर बर्बाद हो जाएंगे पैसे, है ना। तो जरूरी नहीं कि इंट्रा डे के लिए बना है, यहाँ पे इंट्रा डे का ऑप्शन भी है। बस ये एक बात है, ठीक है। तो फ्यूचर ऑप्शन इतना होता है। कुछ इसके अंदर फीचर है एमटीएफ के अंदर, सॉरी ईटीएफ के अंदर। राइट, तो इस वजह से ईटीएफ ज्यादा एक फ्रेंडली टूल बन जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट, कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड, जहां इतनी रोक टोक, 3 से 4 दिन पूरा खरीद करके बेचने में लग जाएगा प्रोसेस, और कोई पूरे के पूरे पैसे देने हैं। राइट, इतना बड़ा एक्सपेंस रेशो लगेगा। यहाँ वो सारी चीजों का बेनिफिट मिल जाता है, तभी तो इम्प्रूव्ड वर्जन बोला जाता है एमटीएफ को। किसका? सॉरी, ईटीएफ को। किसका? म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड आया था, अच्छा था। एक ऐसे आदमी के लिए जिसको नॉलेज नहीं है मार्केट की, उसके लिए अच्छा था। लेकिन जब ईटीएफ आया तो वो और ज्यादा, जो भी इसकी खामियां थी म्यूचुअल फंड की, जो जो खामियां थी, उन सारी खामियों को इम्प्रूव कर दिया, और एक बेहतर चीज लेकर के आ गया ईटीएफ। यस सर। राइट, तो ये है ईटीएफ। राइट, ये है ईटीएफ। ईटीएफ का एनालिसिस कैसे किया जाता है?
अब वहां तो हमने देखा था म्यूचुअल फंड के अंदर कि 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न देखते थे और फिर वो सारी चीजें करते थे। क्यों देखना भी बनता था? क्योंकि मान लो दो एएमसीज है, एक निप्पॉन की है, एक मोतीलाल की है। दोनों को क्या करना है? निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, पर दोनों के पास ऑप्शन है ना। निप्पॉन चाहे तो उन 50 में से निप्पॉन चाहे तो उन 50 में से सिर्फ 20 कंपनियों को पिक कर सकती है और उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न दे सकती है। उसी की जगह मोतीलाल ओसवाल चाहे तो इन 50 में से 50 की 50 कंपनियां पिक कर सकती है और इससे कुछ रिटर्न दे सकती है। अब दोनों का रिटर्न डिफरेंट होगा, इसका बेहतर हो सकता है या फिर इसका बेहतर हो सकता है, उनका बेटर होगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। है ना, किसी किसी का निपॉन का ही होगा ज्यादातर केस में, क्योंकि अच्छी कंपनियां पिक कर रही है, सारी की सारी डाल रहा है, सारी की सारी में कुछ बेकार भी होंगे, वो नेगेटिव रिटर्न दे देंगे तो फायदा नहीं होगा। है ना? नहीं। लेकिन ईटीएफ में क्या ये वाला एनालिसिस काम आएगा? नहीं, क्योंकि ईटीएफ में 20-50 में से 20 कंपनियां और ये करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। है ना, ईटीएफ में तो पूरे के पूरे पैसे जाएंगे। अगर यहाँ पे एडिल का आपने ईटीएफ सिलेक्ट किया है सिल्वर, तो आपका पूरा का पूरा पैसा सिल्वर पे लग रहा है। ब्रॉड इंडेक्स में अगर हम चले और आपने पिक किया है यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, एचडीएफसी का सेंसेक्स ईटीएफ, मतलब आपके पूरे के पूरे पैसे उन 30 कंपनियों में लगे हुए हैं और वो ऑलरेडी डिवाइडेड है। अगर एचडीएफसी हम्म। की जगह मैं दूसरा कोई सेंसेक्स का ईटीएफ पकड़ लूं, है कोई यहाँ, ये रहा आदित्य बिरला सेंसेक्स ईटीएफ, अगर मैं इसको पकड़ लूं एचडीएफसी की जगह, तो ये क्या करेगा? ये भी वही करेगा जो ये कर रहे हैं। तो फायदा होगा कोई इनके एनालिसिस करने में? कोई फायदा नहीं है। इनका 1 ईयर 3 ईयर रिटर्न देखने में कोई फायदा नहीं होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, इसने दिया है 1 साल में 8%, और ये आपका आदित्य बिरला निफ्टी 50 सेंसेक्स इंडेक्स, इसने दिया है 8.4%। क्या डिफरेंस है इन दोनों के रिटर्न्स में? उनके रिटर्न में सर तो 1% बहुत माइन्यूर है, 0.1 0.2% है ना। परसेंट। एक एक ने दिया है 8.04, एक ने दिया है 8.06। दोनों सेम जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये डिफरेंस क्यों आ गया? ये डिफरेंस इसलिए आ सकता है क्योंकि ये फंड कितना पुराना है हमें नहीं पता। ये फंड कितना पुराना है हमें नहीं पता। है ना, हो सकता है कि इसमें से जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जो कि एचडीएफसी का सेंसेक्स ईटीएफ है, ये हो सकता है ये थोड़ा पुराना हो कंपेयर टू दिस वन। तो जो थोड़ा पुराना है उसने माइनर सा रिटर्न ज्यादा दे रखा है, 0.2% का। बाकी हम्म। दोनों ने लगभग सेम दे रखा है, तो यहाँ कोई एनालिसिस काम नहीं आएगा। आप कोई भी पकड़ोगे ना फंड, वो सेम रिटर्न देंगे। सबसे कॉमन क्या होता है? निफ्टी 50। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप निफ्टी 50 की ईटीएफ पकड़ते हैं, एक है सबसे ऊपर क्वांटम निफ्टी 50 ईटीएफ, फिर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 ईटीएफ, फिर कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ। ये आपका क्वांटम वाला 9.21%, ये आपका आईसीआईसीआई वाला 9.31%, और ये आपका कोटक वाला ये भी 9.3%। तो यहाँ भी कोई डिफरेंस मिल रहा है क्या हमें इनके परसेंटेज ऑफ रिटर्न में? नहीं। तो आप चाहे इसको पैसे दो, आप चाहे इसको पैसे दो, आप चाहे इसको पैसे दो, सब आपको बराबर ही रिटर्न देंगे। तो फिर यहाँ पे हम कैसे चूज करें किसको पैसे देने हैं जब सब बराबर रिटर्न दे रहे हैं? क्या यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं होंगे। पहला डिफरेंस होता है, आप यहाँ पे चूज करते हो वो वाला एक ईटीएफ जिसका साइज बड़ा हो, जिसपे लोगों ने ट्रस्ट कर रखा हो। हाँ सर, आप है वही ना? सिखाइए क्योंकि ईटीएफ में मुझे कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है कि ये हाँ। स्टॉक। आप मुझे जैसे आपने पूरा वो स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाया था, आप ये दिखाइए, तब से मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी, यहाँ पर सबसे पहली चीज ऑफ कंपैरिजन इज एसेट। कितना साइज है, कितने लोगों ने ट्रस्ट कर रखा है। क्योंकि ये भी निफ्टी 50 का ईटीएफ है, ये भी निफ्टी 50 का है, लेकिन एक को लोगों ने दिया है 36,000 करोड़ और एक को लोगों ने दिया है सिर्फ 78 करोड़। अगर मुझे पिक करना पड़े, मुझे कौन सा पिक करना चाहिए? एक खुद ऑब्वियसली, ये। ऑब्वियसली जिसको ज्यादा दे रखा है 36,000 करोड़। ये दिखाता है ट्रस्ट को। है ना, बट सर ये दिखाता है। ये हमें मिलेगी कि नहीं यूनिट, ये या फिर ये यहाँ यहाँ ये आईपीओ की तरह नहीं है। यहाँ पे नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मिल जाएगा। कई बार रिजेक्ट हो जाता है मेनली। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ईटीएफ में कब रिजेक्ट होता है? एक दो बार हुआ था सर, मेरा मैंने आपको बताया था जब कि वो यूनिट ग्रो पर रिजेक्ट हो गई थी। पता नहीं, जो भी रीजन हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। ईटीएफ के यूनिट्स कभी भी रिजेक्ट नहीं होते। ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये आपको मिलेंगे। आप बाय करो, कहीं भी बाय करो। वो ग्रो का कुछ ग्लिच हो सकता है, कुछ इशू हो सकता है, वो एक अलग चीज है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं सुना। ये फर्स्ट टाइम मैं आप ही से सुन रहा हूँ कि यूनिट्स रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं तो होता। एक बार हो गया होगा क्योंकि वो मैंने देखा था डाउन पे था, तो उसकी वजह से हम्म। जल्दी मैंने पैसे डाल दिए, तो वैसे नहीं हुआ होगा, डिमांड ज्यादा थी उस हो वक्त। सकता है, हो सकता है वो ऐसा कुछ कुछ तो ग्लिच रहा होगा जिस वजह से रिजेक्ट हुआ है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता
कि कोई आपके यूनिट रिजेक्ट कर सके, नहीं, आपने पैसे दिए वो आपको देगा उतनी यूनिट, बात खत्म, बनी हम्म हुई चीज है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि किसका सबसे बड़ा साइज है। अब यहाँ पे हमने 36,000 करोड़ डिसाइड किया, लेकिन उसी के आगे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ है जिसका साइज है 2,17,000 करोड़, है ना। हम्म तो ये और बड़ा लोगों का ट्रस्ट है यहाँ पे, तो मुझे तो फिर इसके साथ जाना चाहिए, है ना। तो हमें डेफिनेटली साइज देखना हमारे लिए जरूरी है। साइज देखने से क्या हो जाता है, आपको आपको ये लग पता चल जाता है कि किस पर लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा कर रखा है। अब ये पहली चीज हुई, साइज। दूसरी चीज है, आपको देखना चाहिए, या फिर मैं बोलूंगा अगर एकमात्र चीज जो आपको देखनी चाहिए किसी भी ईटीएफ के अंदर, वो है उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो लगभग बराबर मिलेगा, कोई फायदा नहीं कंपेयर करने का यहाँ पे, है ना। लगभग सेम है एक्सपेंस रेशियो, डजेंट मैटर। रिटर्न सेम ही होगा, कोई फायदा नहीं। एलटीपी अलग अलग होगा, कोई 2,000 का होगा, कोई 200 रुपए का होगा, कोई 18 रुपए का होगा, इससे कोई अच्छा। फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो 2,000 का है ये पुराना है, काफी पुराना है, इसीलिए 2,000 रुपए में ये बट रहा है। दूसरा जो आपको दूसरा आईसीआईसी प्रू का दिख रहा है, ये कंपेरेटिवली काफी नया है, इस वजह से ये 18 रुपए का है। आज से 10 साल बाद ये भी 2,000 रुपए का बन चुका होगा, तब तक ये 2,000 वाला 4-5 हजार रुपए का बन चुका होगा, है ना। डिपेंड करता है, ये तो होता रहेगा। ये एलटीपी का कंपैरिजन करने का भी कोई फायदा नहीं है, राइट। प्लेज बेनिफिट, ये तब आपको कंपेयर करना है जब आपने सोच रखा हो कि मुझे ईटीएफ बाय करके इसको गिरवी रखना है, इसको प्लेज करना है और उन पैसों से और कुछ करना है, ये तब आप यहाँ पर हम्म नजर मारोगे, है ना। वरना वरना ये भी किसी काम का नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो काम की चीज आती है वो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे देखते हैं, किसी भी ईटीएफ की वॉल्यूम को देखने के लिए आपको उस ईटीएफ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, पहले मुझे दिख रहा था क्वांटम का निफ्टी 50 ईटीएफ, तो मैं क्वांटम के निफ्टी 50 के ईटीएफ को सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करते ही मुझे क्या मिलेगा, ईटीएफ होल्डिंग मिलेगा। ईटीएफ होल्डिंग में मैं जा करके देख सकता हूँ कहाँ जा रहे हैं पैसे, डेफिनेटली मुझे पता है वही कंपनी गिनी चुनी, है ना, निफ्टी 50 वाली। यहाँ पर आपको मार्केट्स के अंदर ही आना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको दिखेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम बस, कितना वॉल्यूम है, जीरो है सर, वॉल्यूम तो। जीरो। क्या मतलब सबका जीरो होता है, नहीं। अब इसी नहीं। की जगह मैं दूसरा उठा लूं, निफ्टी 50 का, सॉरी आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी 50 ईटीएफ, और इसमें जाकर के मैं वॉल्यूम चेक करूं। ओके, ये मार्केट बंद होने की वजह से सब में जीरो आ रहा है क्या आज? ऐसा ऐसा जनरली होता नहीं है। कोई दूसरा पकड़ लें अगर। हाँ, ये आज सैटरडे है इसलिए आपको ये जीरो दिख रहा है, वरना ये जीरो नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके। यहाँ पे वॉल्यूम्स आ जाती है, डेली वॉल्यूम्स होती है, तो आज तो ट्रेडिंग नहीं हुई है, इसीलिए आज की वॉल्यूम हमें यहाँ पे जीरो देखने को मिल रही है। जीरो वॉल्यूम, जीरो ट्रेड, है ना। पर हम्म आपको देखना है यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है। जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वहां इन्वेस्ट करना है। क्यों, ये वॉल्यूम का क्या पर्पस है? वॉल्यूम का पर्पस इसलिए है क्योंकि ईटीएफ तो सस्ते होते हैं, आप देखोगे 280 रुपए का है। आपने इसके अंदर मान लो एसआईपी शुरू कर दी, ठीक है, एसआईपी हो जाती है, आपने एसआईपी शुरू कर दी या एक साथ बाय कर लिया, बाय कर ली। अब ये करते करते आपके पास इसके अंदर मान लो 10 लाख क्वांटिटी हो गई, ठीक है। 10 लाख क्वांटिटी ऑफ दिस ईटीएफ आपने खरीद रखी है। अब खरीदने में वॉल्यूम का कोई रोल नहीं था, वॉल्यूम का रोल है सेल करने में, यहीं पे तो सारा गेम हो जाता है। सेल करने में आपको पता चले कि जो निफ्टी 50 का, सॉरी आईसी एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ है, इसमें डेली वॉल्यूम आती है 50,000 ओनली। हर दिन सिर्फ 50,000 के करीब इसमें बाइंग सेलिंग दोनों हो जाती है। आपके पास पड़े हैं 10 लाख, क्या बेच पाओगे इसको एक दिन में? नो सर। कभी नहीं बेच पाओगे इसको, बेचने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। रोज ऑर्डर लगाओगे, रोज उतने ऑर्डर 1 मिनट में फुलफिल हो जाएंगे, या किसी और को भी अगर मिल गए तो आपके पूरे फुलफिल नहीं हो सकते 50,000, है ना, क्योंकि और कई लोग भी बेचना चाहते हैं, तो यहाँ आप फंस जाओगे। तो आपको एक ऐसा ईटीएफ ढूंढना चाहिए जहां आपको दिखे कि वॉल्यूम आपसे ज्यादा, मतलब मान लो कि वॉल्यूम आपको दिख रही है 1 करोड़ की, 1 करोड़ वॉल्यूम आ रही है, तो 1 करोड़ वाले में अगर आपके पास 10 लाख क्वांटिटी अवेलेबल है, तो क्या ये बेच सकते हो? बड़े आराम से बिकेगा। 1 करोड़ दिन में का बाय सेल होता है, तो वहां 10 लाख तो बड़े आराम से जाएगा ना, इजीली बिक हम्म जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको ईटीएफ पिक करना है जिसमें वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम जो है वो हैवी आती है या फिर मैक्सिमम रहती है। अब और आसान करने के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ,
अगर आप इंडेक्स ईटीएफ पिक करने जा रहे हो स्पेसिफिकली निफ्टी 50 का, तो यहाँ पे जो सबसे फेमस ईटीएफ है वो है निप्पॉन का निफ्टी 50 ईटीएफ, जिसको निफ्टी 20 कहते हैं, राइट। निफ्टी 20, मधुमक्खी वाला 20। तो यहाँ आपको मिल जाएगा निप्पॉन का, कहीं आसपास ही होगा। निप्पॉन कहाँ है, ये रहा, ये रहा। निप्पॉन, सॉरी, निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। निप्पॉन का निफ्टी 50 चाहिए हमें। हम्म। ये रहा, लास्ट में है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। बॉटम पे आपको दिखेगा निप्पॉन निफ्टी 50 20, राइट। इसे आप प्रेफर करो। इसे प्रेफर करने का फायदा क्या है, ये जब रनिंग मार्केट होगा ना किसी दिन, उस रनिंग मार्केट में दिन के एंड में 3:30 बजे के बाद आप आकर के इसकी वॉल्यूम चेक करना। साइज इसका 55,000 करोड़ है, राइट। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एसबीआई वाला तो बहुत बड़ा था, एसबीआई का तो शायद 3 लाख करोड़ समथिंग कुछ मार्केट कैप था इसका, है ना। लेकिन उसका सिर्फ मार्केट कैप अच्छा है। हमें ओवरऑल चाहिए ना, हमें सिर्फ मार्केट कैप अच्छा वाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वॉल्यूम आती है वाला नहीं चाहिए, हमें दोनों को मिलाकर के चाहिए, जिसमें मार्केट कैप भी अच्छा हो और वॉल्यूम भी अच्छा हो। तो दैट इज निफ्टी 50 20। यहाँ पे 55,000 करोड़ का मार्केट कैप भी है। यहाँ जितने मार्केट कैप आपको आपके चार्ट स्क्रीन पे अभी दिखेंगे, उन सब में सबसे ज्यादा यही है करेंटली, राइट। और मोस्टली ऐसे ही होता है। तो इस बड़े साइज के साथ वॉल्यूम आपको यहाँ पर बड़े आराम से करोड़ों में मिल जाएगी, बड़े आराम से। तो यहाँ पर आप जब भी इसको बेचना चाहोगे, तो आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इवन इंट्राडे या कुछ भी आप करते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ करोड़ों में होती है। दिन के एंड में आपको देखना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम इज इन सीआरस। तो आपके पास कितनी भी क्वांटिटी हो, आप बड़े आराम से बेच लो। या करोड़ क्वांटिटी रखोगे, शायद नहीं, है ना। मे बी अगर रख भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों क्वांटिटी ये वॉल्यूम्स आती है इसमें, तो आप फिर भी बेच पाओगे। तो यहाँ बेचने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को, रिमेंबर दिस थिंग। सस्ते के चक्कर में लोग ईटीएफ दूसरा खरीद लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे जिसका सबसे कम एलटीपी होगा, फॉर एग्जांपल ये रहा ICICI प्रू बीएससी मिड मिड कैप सिलेक्ट, जिसका एलटीपी है 18। अब दूसरा कोई मिड कैप सिलेक्ट अगर मैं देखूंगा, उसने भी इतना रिटर्न दिया होगा जिसने जितना इसने दिया है, लेकिन क्योंकि इसका एलटीपी सस्ता है तो जंप कर जाते हैं लोग इसी के अंदर, और फिर इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि इसको बेचने में दिक्कत आ जाती है ना, ओके वॉल्यूम सर। से नहीं है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा, राइट। और दूसरी चीज इसका साइज देखना पड़ेगा। मात्र दो चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो प्री डिसाइडेड है यहाँ पे, है ना। सब कुछ प्री डिसाइडेड है, कहाँ पैसा जाएगा, कितना पैसा जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाहे एचडीएफसी का निफ्टी 50 लूं, चाहे कोटक का निफ्टी 50 लूं, चाहे निफ्टी 20 जो अभी हमने देखा था निपॉन वाला, उसको लूं, तीनों में रिटर्न सेम दिखेगा, क्योंकि तीनों में पैसा एक ही जगह जाता है और फिक्स्ड है। वो बटा हुआ है ऑलरेडी, उसके टुकड़े ऑलरेडी डन हो रखे हैं, राइट। वो टुकड़े उनमें इन्वेस्ट हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न आएगा। ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी 50 ने जिस एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया है, सॉरी कोटक ने जिस एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया है, उस वो ज्यादा रिटर्न दे देगा, और मोतीलाल ओसवाल ने जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है जिसके अंदर एचडीएफसी बैंक है, वो कम रिटर्न देगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों ने एचडीएफसी में दिया है। एचडीएफसी 1% अप है, तो दोनों के लिए 1% अप है, तो दोनों को सर सेम रिटर्न मिलेगा। हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि जितना ईटीएफ से आपकी वॉइस अफोर्ड ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कैन यू रिपीट? यस नाउ यू आर क्लियर, कैन यू रिपीट? सर, ये मैंडेटरी है कि जितना ईटीएफ में डाला है उतना ही डालना पड़ेगा पैसा? जितना जैसे डला है उतना ही डालना पड़ेगा से क्या मतलब? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ईटीएफ में एचडीएफसी इंडेक्स बना है, एचडीएफसी 12% डाल रहा है उसमें निफ्टी 50 में। एचडीएफसी 12% कहाँ डालता है? नहीं, एचडीएफसी कह रहा हूँ, निफ्टी 50 में जो कंपनीज है उसमें एक कंपनी में 4%, एक में पांच हाँ अच्छा अच्छा, वैसे ठीक है ठीक है ठीक है। मैं समझ गया आपके सवाल को। आप कहना चाह रहे हो कि एचडीएफसी का निफ्टी 50 ईटीएफ है, और ये क्या कर रहा है, अगर 293 रुपीज आप इसको देते हो, तो ये सिर्फ 12% एचडीएफसी बैंक में डालेगा, फिर उसके बाद रिलायंस में डालेगा, और फिर उसमें, यही सवाल है आपका? यस सर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये कह रहा हूँ कि ये फिर सबके लिए मैंडेटरी है कि यही पैटर्न फॉलो? एग्जैक्टली सेम 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 फिक्स है, चाहे वो एचडीएफसी का ईटीएफ हो, चाहे वो एसबीआई का ईटीएफ हो, सबके लिए सेम है। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर, पहले एचडीएफसी का देख लेते हैं। एचडीएफसी का निफ्टी 50 ईटीएफ है,
293 इसकी एलडीपी है। अब इसमें चल करके अगर मैं ईटीएफ होल्डिंग पे जाता हूँ और यहाँ वेटेज के ऊपर 2 बार क्लिक करता हूँ, तो एचडीएफसी बैंक में वेटेज दिख रहा है 12.77%, और उसके बाद 8.52% दिख रहा है रिलायंस के अंदर, राइट। अब इसके बाद अगर मैं कोटक कोटक का निफ्टी 50 ईटीएफ पिक कर लेता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ, सेम, हम्म। कोई बदलाव नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये बदलाव अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ये तभी तो मैंने सबसे पहले आपको निफ्टी 50 का दिखाया था, दिस इज निफ्टी 50, और इसके इंडेप्थ में अगर आप जाते हो तो ये वेटेज यहां से फिक्स है। इस फिक्स्ड वेटेज पे ही इनको पैसा डालना पड़ेगा, चाहे जो भी, मान लो आप भी एक कंपनी बनाते हो, अपनी क्या बोलते हैं, चिन्मय ईटीएफ कंपनी, राइट, और उससे हम्म। आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप अपना निफ्टी 50 का ईटीएफ निकालोगे, आपको भी इतना इतना और इतना ही डालना पड़ेगा इन कंपनियों के अंदर। फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी है, तभी तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब चीजें फिक्स है ऑलरेडी, आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, हम्म। है ना। यहाँ पे चीजें ऑलरेडी फिक्स है, तो रिटर्न भी सबको सेम ही मिलेगा, कोई खास अलग अलग नहीं मिलेगा। बस बात है वॉल्यूम और साइज की, तो उसका कंपैरिजन आपको जरूर करना चाहिए कि कौन से ईटीएफ में कितना साइज है। साइज ठीक ठाक डिसेंट साइज चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए ताकि बेचते वक्त कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ईटीएफ भी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स है। एक दिन में कितना ही मूव करेगा निफ्टी, एक दिन में कितना 0.5% मूव किया था लास्ट सेशन में, 146% रुपए और 0.5%, तो 0.5% अगर इसने मूव किया है, ईटीएफ ने भी ऐसे कुछ मूव किया होगा। अगर यहाँ पे हम निफ्टी 50 का ईटीएफ उठाते हैं, लेट्स सी, हाँ ये रहा ईटीएफ, 0 0 इसमें दिख रहा है क्योंकि आज के कंपैरिजन में कर रहा है ना। अगर किसी दूसरे कंपैरिजन में इसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको रनिंग मार्केट में उतना ही दिखता है जितना निफ्टी 50 ने मूव किया होगा, तो ये भी 0.5% ही दिखेगा, कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ पर आप किसी में दूसरे में पैसा डालो, चाहे इसमें डालो चाहे उसमें डालो, सेम जगह जाने वाला है, बस वॉल्यूम्स और साइज मैटर करिए, दैट्स इट, राइट। ये है ईटीएफ। ईटीएफ के अंदर इतने ही वो है। एक और डेट सेक्शन भी है इसके अंदर, जो बॉन्ड्स के लिए आता है, राइट। बॉन्ड्स के लिए एक और विकल्प आ जाता है आपके पास। एक तो हम डायरेक्टली इंडिया बॉन्ड्स और बेंड से जाकर के इन्वेस्ट कर सकते थे, दूसरा म्यूचुअल फंड को पैसा दे सकते थे और वो हमारे लिए बॉन्ड्स में पैसा लगाते थे, पर वो सबसे बेकार तरीका है। उससे बढ़िया आपके पास डेट यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे ईटीएफ के फॉर्म में, टुकड़ों में आप बॉन्ड को पैसा दोगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे प्राइवेट बॉन्ड्स नहीं मिलेगा। प्राइवेट बॉन्ड्स। यहाँ प्राइवेट बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ आप देखोगे ये सारे ऑलमोस्ट जो लॉन्ग टर्म, जिसको हमने गिल्ट फंड पढ़ा था, और एक क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म फंड पढ़ा था, है ना, जी सेक, तो ये वही वाले फंड्स हैं। आपको देखिएगा 10 इयर्स का जी सेक है, विच इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उससे शॉर्टर ड्यूरेशन है ही नहीं, राइट। फिर उसके बाद 90 डेज वाला ट्रेजरी बिल्स आ जाता है। ट्रेजरी बिल्स में 90 दिन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ मोस्टली आपको लंबे ड्यूरेशन दिखेंगे, 10 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 5 साल से नीचे ऑलमोस्ट कोई नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ ऑप्शन बड़े कम है, बस ये बात है। पर अगर आप सेफ्टी चाहते हो और किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से करो, ये बेहतर ओके। है ना। ये ऑप्शन अच्छा है डेट का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेंगे, यहाँ दूसरे प्राइवेट वो सब नहीं। प्राइवेट के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है इंडिया बॉन्ड्स और बिल्ड वेल्थ, वहीं से आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट, वो बेहतर रिटर्न, सबसे तो है ना। बाकी यहाँ आपको रिटर्न भी दिख जाएगा, ऐसे ही मिलेगा 8 9 10% मैक्स टू मैक्स, बॉन्ड्स में इतना ही होता है, और सरकारी है नहीं, तो ऐसा ही कुछ मिलेगा सिंपली, राइट। तो ये सारे अपने बॉन्ड्स के कैटेगरी हो जाते हैं, और इन कैटेगरीज में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अवॉइड सेक्टोरल थीमेटिक स्ट्रेटेजी, अवॉइड करो, स्ट्रेटजीज। है ना। इन तीनों को, सेक्टर्स को, इन तीनों कैटेगरीज को अवॉइड करो। इनके साथ साथ आप ये मार्जिन बेनिफिट को भी अवॉइड ही करो, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये प्लेज वाली चीज है, तो प्लेज के लिए ही आप किसी गलत उसमें इन्वेस्ट कर दो, इसका क्या फायदा, कोई मतलब या नहीं है। लिक्विड भी ऑलमोस्ट बेकार ही है। बचता क्या है यहाँ पे, अच्छा बचता है आपका ब्रॉड इंडेक्स, और सबसे इंडेक्स और पहले, कमिंग है ना, और कमोडिटी, ग्लोबल। ब्रॉड इंडेक्स और ग्लोबल, ये तीन चीजें, राइट। ये तीन ईटीएफ्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आप चाहते क्या हो, आप एक सेग्रीगेशन ही तो चाह रहे हो ना, हाँ। है ना। और जगह आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अभी आपको चाहिए कि मैं कहीं और भी थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दूं ताकि चीजें मेरी बैलेंस्ड रहें, राइट। कोई लॉस हो, मार्केट गिरे, तो एक ही जगह मेरा सारा पैसा नहीं होना चाहिए,
तो कुछ सिचुएशन के लिए ये है, तो आप यहाँ पे सेक्टोरल सॉरी इंडेक्स के साथ जा सकते हो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके बाद कमोडिटी में जा सकते हो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, और ग्लोबल में जा सकते हो किसी यूएस या चाइना या ये जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसके लिए। बाकी इसके अलावा कुछ भी है, स्मॉल कैप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के साथ जाओ, चाहो तो खुद से स्टॉक बाय करो, राइट। अगर आपको खुद से स्टॉक सिलेक्शन आता है, आपको चार्ट्स पढ़ने आते हैं, तो म्यूचुअल फंड कुछ खास नहीं है ना, वो इतना बढ़िया रिटर्न आपको दे नहीं पाएंगे जितना बढ़िया आप खुद निकाल सकते हैं। पर बात ये आ जाती है ना कि वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है खुद से स्टॉक पिक करने में। मैंने एक स्टॉक पिक किया, मान लो XYZ कंपनी, और उसमें पैसे डाल दिए 1 करोड़ रुपए, और ये मैंने सोचा था कि अभी यहाँ से 10% भी दे देगा तो मेरे को 10 लाख रुपए बन जाएंगे बड़े आराम से, पर वो उल्टा दस भाई परसेंट नीचे आ गया। जैसे अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो कितने स्टॉक्स मुझे चूज करने हैं, तो उसमें से मैं 10-20 स्टॉक चूज करता हूँ 50 में से। मान लीजिए कोई बढ़ता है कोई नहीं, तो प्रपोर्शंस अलग अलग रहेगा ना मनी का, ये इमोशंस बेस्ट। अलग लग रहा है ना, कोई कोई बढ़ रहा होगा कोई गिर भी रहा होगा। और अगर मैं बराबर डालता हूँ तो उतना वैसे भी रिटर्न मुझे नहीं मिलने वाला। नहीं, जो वो बराबर का कोई फायदा नहीं है। और बस ज्यादा आगे थोड़ा बहुत भी मैं किसी एक XYZ में 12 लाख डालूं, उसमें 50 लाख, तो उसमें जो है वैसे भी मान लीजिए गिरने वाले पे तो वैसे ही पैसा मेरा ज्यादा चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। right। कोई तो बात। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बेहतर है कि आप स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स के अंदर अपने से भी करो, लेकिन सारा पैसा स्टॉक्स में मत दो, कुछ नहीं। म्यूचुअल फंड को भी दे दो, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं और वो पैसा आपका मैनेज करेंगे, है ना। लेकिन ढंग के फंड के अंदर जिसका कोई पर्पज हो, ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली फंड आप जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फ्लेक्सी कैप पिक कर सकते हो आप, जहाँ पे आपका पैसा ऑलमोस्ट निफ्टी 500 में घुमाया जा रहा है। निफ्टी की हाँ। बड़ी कंपनियां, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में आपका पैसा लग रहा है। साथ में डेट में भी थोड़ा बहुत पैसा डाला जा रहा है, थोड़ा बहुत कैश में भी पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में भी डाला जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सी कैप है। तो इस वजह से कुछ पैसा एक आध म्यूचुअल फंड होने चाहिए, है ना। एक पर्सन के पास कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक पर्सन जिसको एनालिसिस आता भी है, जो आपको आपको चार्ट पढ़ना भी आता है, आपको सब स्टॉक को बाय करना आता है, इसके बावजूद भी एक आध म्यूचुअल फंड आपके पास होना चाहिए सेफ्टी के लिए, है ना। यस वहां सर। आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपका स्टॉक एक महीने में 20% नेगेटिव आपको दे सकता है, क्योंकि एक ही स्टॉक में आपने पैसे डाल रखे हैं। पर वहां म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं करेगा, वो एक महीने में इतना नहीं कर सकता, है ना। पूरा मार्केट ही गिरना सर पड़ेगा तब जाकर। क्लास से मेरा एक डाउट था कि हम्म। जैसे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में आपने डिफरेंस बताया था कि मल्टी कैप अपने हिसाब से डालेंगे, फ्लेक्सी नहीं कैप नहीं नहीं 20-25% डालेंगे नहीं सब नहीं में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस ये था कि मल्टी कैप सिर्फ लार्ज मिड और स्मॉल में ही डालेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं कर सकते। और वही तो मैंने। फ्लेक्सी कैप लार्ज मिड स्मॉल के साथ रियल एस्टेट, डेट, और भी ऑप्शंस है उनके पास। बट मेनली करती नहीं है ना मेन कंपनीज में वैसे। जो डिफरेंस टेक्निकली बताया जाता है वो बोला जाता है कि 25% का है। वो हाँ, नीचे नीचे जब आप उसमें जाओगे ना कि कहाँ डाल रहे हैं पैसा, तो आपको निफ्टी 500 भी अगर दिख रहा है, उसके साथ वो डिवाइडेड दिखेगा, 25 30 25 ऐसे करके कुछ दिखेगा। वो उसमें ही पैसा डाल सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते, उनका रेशियो डिसाइडेड है पहले से, हाँ, फिर है तो वो ना। बात आती है। सही है। तो ठीक है। क्या कह रहे हो आप? मैं सर मैं एक बात ये कह रहा था कि यहाँ पर मैं क्रोम नॉर्मल फोन के ऐप पे खोल रहा हूँ तो इतना अच्छा एनालिसिस नहीं मिल रहा है मुझे क्रोम धन पे। फोन में इतना बढ़िया नहीं ऑलरेडी, है ना ये। ये फोन पे तो आप उसका ऐप ही खोलो तो ज्यादा बेहतर है, जैसे हमने म्यूचुअल फंड पढ़ा था ना, तो आप बता उसका रहा हूँ ऐप सर, डाउनलोड कर लो, ऐप पे देख लो। ऐप पे ही तो मैं कह रहा हूँ सर, ऐप मेरा डाउनलोड है, मैं उसमें ही खोल के देख रहा हूँ तो हम्म। ऐसे ये सारा एनालिसिस नहीं मिल रहा है मुझे। जैसे अब ये ETF का देख पा रहे हैं इस तरीके से, हाँ। नहीं है तो ETF का यहाँ पर भी एनालिसिस है इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा अलग है। फोन तो स्क्रीन छोटी है ना, तो इस वजह से वो इतना इतना ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ ETF पे जाता हूँ, और ETF पे जा करके आपको क्या करना है, डिस्कवर मोर कैटेगरी का बटन दिखेगा एक, है ना। पॉपुलर कैटेगरीज के नीचे डेट सेक्टोरल थीमेटिक ये सब है, इनके नीचे एक्सप्लोर सॉरी डिस्कवर मोर कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक करना है। जितनी यहाँ कैटेगरी दिख रही है सारी कैटेगरी दिखेंगी आपको। हम्म। हाँ, ऐसी तो है ये, ओके सर। है ना। ऑप्शंस हैं वो, क्योंकि आप अभी यूज टू नहीं हुए हो धन के साथ में, जैसे जैसे इसको यूज करोगे ना वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती चली जाएंगी, राइट। ग्रो में गए कि आप
थोड़े समय से यूज करो ग्रो, इसीलिए वो आपके लिए ज्यादा यूज टू हो चुका है। कुछ भी आप इमीडिएट एक्सेस कर लेते हो। यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर आप बड़े आराम से कर एमएस पाओ। कंफर्टेबल हो गया सर, लास्ट क्लास में आपने जैसे समझाया था, तो इसलिए मैं बस। हाँ, मुझे पंच के अंदर आप कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि उसमें तो हमने पढ़ा ही था साथ में देखते हुए। बाकी चीजें भी इसके अंदर सिंपल है। यहाँ पे आप जैसे होम पे जब भी आप खोलोगे इसको, तो आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, फ्यूचर, कमोडिटी, ये रेंट स्टॉक करके एक नई चीज एसएलबी ऐड हुई है, जिसको हम आगे पढ़ लेंगे, देख हाँ लेंगे। जी, हाँ। ऑप्शंस, है ना, बहुत बहुत सारे चीजें यहाँ पे आपको सामने ही दिख जाएंगे मोस्टली। आप यहीं से एक्सेस कर लोगे सबको, जरूरत ही नहीं पड़ता है कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, राइट। इसी के नीचे आपको आईपीओस मिल जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे आईपीओस मिल जाएंगे, और साथ में ऑल इंडाइसेस का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। इसी के यहाँ पर आपको ऑल इंडाइसेस मिल जाएगा। ऑल इंडाइसेस के अंदर आप ग्लोबल भी देख सकते हो, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल ईटीएफ के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ था, यहाँ पे इंडेक्स का ऑप्शन दिख रहा है। मैंने अगर इंडेक्स पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे मुझे बाहर के इंडेक्स दिखेंगे सारे के सारे। एफटीएसी ये यूके का इंडेक्स है, हैंगसेंग ये हांगकांग का इंडेक्स है, डेक्स जर्मनी का हो गया, कैट फ्रांस का हो गया, ये सब जो बाहर के इंडेक्स हो गए। इसके बाद मुझे अपने यहाँ का देखना है, तो मैं एनएससी के ऊपर क्लिक करता हूँ। एनएससी के ऊपर क्लिक करते ही अपने यहाँ के इतने सारे इंडेक्स, अब यहाँ ट्रेडेबल नॉट ट्रेडेबल सारे हैं, राइट। वो तो अपनी मर्जी, हमें देखना है कि कौन सा कैसा क्या है। लेकिन जैसे निफ्टी 50 ये ट्रेडेबल है, इसका डेरिवेटिव है। निफ्टी बैंक ये भी ट्रेडेबल है, फिर निफ्टी भी ट्रेडेबल है। निफ्टी मिड कैप ये ट्रेडेबल नहीं है, मिड कैप सिलेक्ट ट्रेडेबल है जो नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्रेडेबल हो गया। स्मॉल कैप, ऑल कैप, ये सब कोई भी ट्रेडेबल नहीं है। निफ्टी 100, 200, 500 ये सब ट्रेड नहीं कर सकते। ये सब किसके लिए? एनालिसिस के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना। आपको अगर पिक करना है कि आपका ने कोई एक स्टॉक सेलेक्ट किया, अभी आपको नहीं पता कि ये किसके अंदर आता है, निफ्टी स्मॉल मिड कहाँ आता है, तो आप यहाँ पे जाकर के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मैं गया और निफ्टी 500 पिक किया मैंने। निफ्टी 500 के अंदर इन डेप्थ, कहीं भी आपको किसी भी इंडेक्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक है देखना है, तो आपको इन डेप्थ के ऊपर क्लिक करना होता है। इन डेप्थ के ऊपर क्लिक करते ही आपको निफ्टी 500 है, इसीलिए 500 कंपनियां दिखेंगी इसके अंदर सारी, राइट। अब इन सारी कंपनियों में सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिला हुआ है? 2 बार यहाँ पे क्लिक करना है आपको। सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कंपनी है, तो उसके हिसाब से वेटेज हर जगह इसी को मिलता है सबसे ज्यादा। फिर रिलायंस हो गया, फिर आईसीआईसी हो गया, एयरटेल हो गया, है ना, इस तरीके से बहुत सारे। ओके सर। ऑलराइट, इसके बाद और कुछ? ईटीएफ वाला पार्ट हमारा डन है, राइट। बाद में पढ़ेंगे ना, सॉरी। इंडेक्सेस के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे ना सर। हाँ हाँ, डायलिसिस के बारे में भी आगे पढ़ना है, अभी तो पूरा बचा हुआ है। अभी तो बेसिक कर पूरा रहे हैं, बता। अभी तो बेसिक है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी बहुत कुछ, हम्म। बहुत सारी इंडेक्स चीजें बची हुई हैं ना। कौन से इंडेक्स होते हैं, इनमें कब ट्रेडिंग होती है, क्या उसके अंदर स्टॉक्स होते हैं, बहुत कुछ है इंडेक्स, ठीक है। नाउ आईपीओस की अगर बात करें, तो अभी करंटली कुछ आईपीओ ओपन है, लेकिन उनमें कुछ भी काम के नहीं। आप देखोगे यहाँ इतने सारे आईपीओ ओपन हो रखे हैं, है ना। क्लियर, सिक्योर, लॉजिकल, एक्सेटो, बहुत सारे। लेकिन आप सबके नाम के आगे एक चीज नोटिस करना, क्या लिखा हुआ है? एसएमई। एनएस एसएमई, एनएससी, एसएमई, बीएससी, एसएमई। एसएमई का क्या मतलब है? एसएमई का क्या मतलब है सर? आप भूल गए? भूल गया सर, शायद से, या आपने बताया था कि। डेफिनेटली डेफिनेटली, आईपीओ टॉपिक हो चुका है ना हमारा। एसएमई मैंने आपको बताया था ना, एमएसएमई। एमएसएमई तो सुना था। मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें से मार्जिनल को मौका नहीं दिया जाता, लेकिन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब छोटी कंपनियां जो आईपीओ लेकर के आ रही हैं, ये वो कंपनियां ओके। हैं सारी की सारी। तो हमें इसमें इंटरेस्ट खास लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एसएमईज है, छोटी कंपनीज है, राइट। छोटी कंपनी का पहला डिसएडवांटेज, इनमें मिलने की अपॉर्चुनिटी बड़ी कम है स्टॉक की, क्योंकि क्वांटिटी बहुत बड़ी बड़ी होती है, एक आदमी ही ले जाता है इतनी इतनी क्वांटिटी, इसमें मिलने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। बड़े मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर हमने देखा था क्वांटिटी कम होती थी, 15 हो जाती थी, 30 हो जाती थी, तो उसमें क्वांटिटी कम होती थी, मिल भी जाता था कई बार, क्योंकि ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे उसके, इनके टुकड़े ही कम है, तो मिलने के चांस कम। दूसरी चीज, इनमें अमाउंट, मिनिमम बिड अमाउंट आप देखोगे वो एचएनआई वाला है, 2.5 लाख, 2 लाख 19, 2 लाख 66, 1 लाख, 2 लाख 40, है ना, ऑलमोस्ट 1-2 लाख के आसपास। तो ये सब ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, छोटी कंपनी ज्यादा पैसा चार्ज, मिलने के चांसेस कम,
और क्योंकि ये छोटी कंपनी है, वॉल्यूम कम आती है, ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट मार सकती है। अभी अपर लोअर सर्किट भी हम आगे पढ़ेंगे, क्या होता है वो सब भी हमको समझ में आ जाएगा। पर ये एक ही दिन में कहीं जाकर के रुक जाती है, फिर वहां पे बाइंग सेलिंग भी नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे। इसीलिए ये एसएमईज में अप्लाई करने का कोई खास फायदा नहीं होता। मेन बोर्ड आईपीओ जो कि बड़े आईपीओ होते हैं, जिनमें 14,000 रुपए की डिमांड करी जाती है आपसे, वो आईपीओ बेहतर है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे। बट अभी करंटली ना कोई बंद भी हुआ है और ना ही कोई खुला है मेन बोर्ड। अपकमिंग के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे हैं जो कि आगे आएंगे, वो बात की बात है। कोई रिसेंट की अगर हम बात करें तो सुदीप फार्मा, ये मेन बोर्ड था, ये भी लिस्ट हुआ है लास्ट फ्राइडे, कल ही लिस्ट हुआ है ये सुदीप फार्मा। 23% के गेन्स के साथ लिस्ट हुआ है। और इसके बाद ऑलमोस्ट और ऊपर गया ये 30%, मतलब 7% और भाग गया ऊपर। और ये ओके। कितने गेन्स कैसे कहाँ से निकल रहे हैं, इसके लिए हमने क्या देखा था, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम। हम वहां से देख लेते थे कि किसका क्या जीएमपी चल रहा है। अब यहाँ जितने स्टॉक चल रहे हैं हम उनका भी देख सकते हैं। जैसे ये इतने सारे दिख रहे हैं, मुझे जीएमपी ट्रैक करना है तो मैं सिंपली हाँ। जीएमपी टुडे क्लिक कर सकता हूँ, है ना, और आईपीओ वॉच पे जा सकता हूँ। इससे मुझे जेएमपी सारे दिख जाएंगे, पर सारे एसएमई हैं, इसीलिए कुछ फायदा खास मुझे दिख नहीं रहा है। भले इनके जेएमपी अच्छे मिल जाएंगे आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ये जो केके सिल्क वगैरह वगैरह, ये जितने भी आपने देखे पीछे, वेट, ऐड है, 5 सेकंड्स में खत्म हो जाएगी, वेट, तो इनके अंदर आप देखोगे 85% तक, 85% कौन सा, एग्जैक्टो टेक्नोलॉजीज जो अभी ओपन है, ये थर्ड नंबर वाला, 57% जिसमें अभी डिमांड आ चुकी है, 2,66,000 रुपए। इसका जीएमपी चल रहा है 85%, 85%। सोचो, है ना, 140 रुपए आपने दिए एक शेयर के, उसके बदले में 120 रुपए और इसमें जुड़ गए, मतलब ये 260 रुपए का हो गया। 140 रुपए का शेयर आपने पैसा दिया है और वो 260 रुपए का है। पर हम्म। दिक्कत यह है, छोटी कंपनी, मिलने के चांस कम है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, पैसे फंस सकते हैं, है ना, इसीलिए ऐसा न्यूज में इतना ज्यादा है। बड़ों की बात करें तो अभी 2-4 दिन में मीशो ओपन हो जाएगा, मीशो का आईपीओ आ रहा है, राइट, 2-4 दिन में ओपन हो जाएगा मीशो, एक्विस ओपन हो जाएगा और विद्या वायर्स, ये 3 आईपीओ ओपन होंगे, जिसमें सबसे बेहतर जीएमपी मीशो का चल रहा है अभी 30%, 30.63%, है ना। हाँ अम्मा। जरूरी नहीं है कि बढ़िया ज्यादा लिस्ट हो पाए, मुझे तो इससे उम्मीदें कम दिख रही हैं। अभी ओपन ही हुआ है, ये नहीं बहुत वैसे। टाइम है इसकी लिस्टिंग। ओके, यार। आज इतना ही रखते हैं, चीजों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, राइट, मे बी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ईटीएफ चीज आज हमने पढ़ी, या फिर एक दो टॉपिक हल्के फुल्के देख लेते हैं, है ना। ईटीएफ हमने देखा, ईटीएफ आपको समझ में आया, यस सर। है ना, ईटीएफ के अंदर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता कुछ भी, यानी। ईटीएफ बस मेरा एनोफिल ये है कि सबसे पहली चीज हमको देखनी चाहिए कि साइज क्या है, फिर वो सब तो बात की होते हैं। तो साइज कहते एंड हैं वॉल्यूम, कि मेन वॉल्यूम और साइज के अलावा और क्या कैटेगरी रखनी चाहिए सर? कुछ नहीं है ही नहीं कुछ देखने लायक इसमें। कुछ वैसे नहीं होता क्योंकि ये वो एक्सपेंस रेशियो भी इतना ज्यादा नहीं होता। ना ना, कोई खास फर्क नहीं मिलेगा आपको, लगभग सेम एक्सपेंस रेशो मिलेंगे आपको देखने के लिए, ना। वही। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, अगर ब्रॉड इंडेक्स में आप चलते हो या कमोडिटी में आप चलते हो, गोल्ड की ईटीएफ देखते हो, तो गोल्ड में आपको देखेगा लगभग लगभग सबके वही 50-60 ऐसे ही मिलेंगे सबके ईटीएफ साइज, राइट। ये एक्सपेंस रेशो, कोई खास डिफरेंस नहीं है एक्सपेंस रेशो के कंपैरिजन में। हाँ, एक बार को आपको वॉल्यूम लगभग बराबर दिख रही है और कंपनी का साइज भी बराबर दिख रहा है, पर यहाँ हम्म। पर एक्सपेंस रेशो एक में दिख रहा है 0.60 और एक में दिख रहा है 0.50, तो उस केस में डेफिनेटली आपको पता है कि 0.50 के साथ जाना चाहिए, यस। है ना, वो वो तब की तो बात फिर है। बात की बात। वो बात की बात है, पर वैसे एक्सपेंस रेशो का कोई कंपैरिजन नहीं, रिटर्न का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि सब एक ही जगह जा रहा है पैसा, है ना। हम्म। एलटीपी का कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वेस्को इंडिया का गोल्ड का जो ईटीएफ है, उसकी वैल्यू है 10,955 रुपए, है ना। और वहीं पे एक हम्म। टाटा का आपको दिखेगा, यहाँ नीचे कहीं होता है टाटा, टाटा गोल्ड ईटीएफ, इसकी वैल्यू है 12 रुपए। दोनों गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर एक 10,000 का, एक 12 रुपए का है। तो क्या 10,000 वाले में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा? कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ,
अमाउंट के हिसाब से होगा ना। अब 10,000 वाले का आपने एक क्वांटिटी ले रखा है, निफ्टी 1% ऊपर गया, तो आपका ईटीएफ भी 1% ऊपर जाएगा, टाटा वाला भी और इन्वेस्को वाला भी। इन्वेस्को वाला जो 1% जाएगा, उसमें 10,000 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हम्म। 100 रुपए का, है ना? यस। 10,000 है तो 10% इज 1,000, एंड 1% इज 100 रुपीज, राइट? तो 100 रुपए आपको एक बार में ही देखने को मिल जाएंगे। अभी 15 रुपए का अगर आपने बाय कर रखा है, ये भी 1% उठा, तो इसमें कितना मिलेगा? 1.5 रुपए, सॉरी 1.5 रुपए भी नहीं मिलेगा आपको। 1.5 रुपए भी ज्यादा बोल दिया, 1.5 रुपए तो 10% हो जाता है। तो आपको 1% उसका भी आधा, 15 पैसे, 15 पैसे आपका ये भी उठ जाएगा। तो ये साइज के हिसाब से होते हैं, तो एलटीपी का कोई कंपैरिजन नहीं है। प्लेज बेनिफिट, अगर आपका इंटेंशन है इसको प्लेज करने का तभी आप देखो, वरना ये भी कोई डिफरेंस देखने का फायदा नहीं है ना। चेंज देखने का कोई मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट सबके चेंज बराबर देखेंगे। आज मार्केट बंद है, सब जीरो दिख रहे हैं। अगर मार्केट खुला होता, गोल्ड बढ़ रहा होता, तो सब गोल्ड बराबर दिखते पड़े हुए, सारे के सिल्वर बराबर दिखते पड़े हुए, राइट? तो कोई खास कंपैरिजन नहीं, ओनली एसेट साइज एंड वॉल्यूम, ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम का काम करता है एग्जिट करते वक्त, बेचते वक्त, अगर वॉल्यूम होगी तभी आप उसके अंदर उतना सेल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और एसेट साइज आप देखते हो कंपनी में कितना लोगों को ट्रस्ट है, उन्होंने कितना पैसा दे रखा है, ये जानने के लिए। ठीक। हम्म। तो ओके ये सर। है अपना ईटीएफ। आज यहीं पे एंड करते हैं, एंड विल कंटिन्यू टुमारो, राइट? ईटीएफ के आगे, अभी आगे जो टॉपिक आएगा वो रहेगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज, राइट? स्टॉक एक्सचेंज से कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज आएगा, फिर प्लेजिंग आएगा, फिर प्लेजिंग के अभी बाद इंडेक्स आएगा, है ना? मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा। इस तरीके की चीजें आगे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। सर मैं यहाँ पर बस मेरी दो चीजें और पूछ रहा हूँ कि जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ तो लैडर क्या है? लेडर यहाँ लिखा ईटीएफ्स में ही लैडर। कहाँ है? ईटीएफ के अंदर लेडर? उसमें आप जाएंगे, कोई ईटीएफ सेलेक्ट कीजिए। ओके। हम्म। अब इसका जो एनालिसिस आएगा नीचे, तो उसमें आता है ऑप्शन। कहाँ पर? मेरे फोन के ऐप में एनालिसिस दिखा रहा है मार्जिन के पीछे। यहाँ तो नहीं है सच। चलो मैं फोन किया मैं देख लेता हूँ, मतलब कोई ईटीएफ पिक करते हैं। मार्जिन और उसके भी। आपने कौन सा ईटीएफ इंडेक्स का पिक कर रखा है? कौन सा कैटेगरी का है? कोई भी आप चूज कर लीजिए, जैसे निफ्टी का ही कोई चूज कर देते हैं। ठीक है, निफ्टी का ही मैं पिक कर लेता हूँ। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ, इसकी डेप्थ में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मार्केट एनालिसिस, मार्जिन और कंपनीज, ये चार ऑप्शन दिख हाँ, रहे हैं। analysis आप करिए। तो यहाँ कहाँ है लेडर? ये यहीं पर मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसी ऐसी निफ्टी। हम्म। हम्म, उसके आप पहले क्या बोलते हैं, या तो शेयर कर दो स्क्रीन, मतलब किस जैसे ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है, मुझे ये बताओ। एनालिसिस के ऑप्शन में सबसे पहले पीर्स आ रहा है। एनालिस, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में रियल टाइम फिल लेडर। अच्छा, ये लेडर की बात करो। ये लेडर और कुछ नहीं, ये आगे जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहां पे एक स्ट्राइक प्राइस नाम की चीज होती है, जहां पे करंट जहां पे चल रहा है ना, जो सेंटर में आपको दिखेगा 200 मतलब सॉरी, मैं ऐसे पोटेंशियल खोल के बैठा हूँ। यहाँ पे एक बीच में थोड़ा डार्क नंबर दिखेगा, है ना, सेंटर में, हम्म। लेटर के अंदर। वो सेंटर क्या दिखाता है? वो करंट प्राइस को दिखाता है, जहां पे अभी आपका ईटीएफ की वैल्यू चल रही है। उसके ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो वो दिखाएगा कम नंबर्स, नंबर्स कम होते जाएंगे, और नीचे की तरफ जाओगे तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अभी 0 0 दिख रहे हैं क्योंकि मार्केट बंद है, अगर खुला होता तो ऐसा कुछ दिखता। और उससे ज्यादा वैल्यू में, मतलब मान लो 295 रुपए मेरे को करंट वैल्यू दिख रही है बीचों बीच, उसके नीचे मुझे दिखेगी ज्यादा ऐसी वैल्यू, 296 दिख जाती है, 1 रुपए बढ़ करके। तो इस अमाउंट के पास लोग कितना खरीदना चाहते हैं, क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है ऑर्डर्स की, वो दिखेगा मुझे यहाँ पे। मतलब कितना बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, किसी ने अगर बाय करना है, मुझे मान लो बाय करना है ईडीएफ को, जो कि तो 295 रुपीज का है, पर मुझे बाय करना है इसको 294 रुपीज में, तो मैं एक ऑर्डर लगा दूंगा, लिमिट ऑर्डर 204 रुपए का, राइट? 294 रुपीज का। तो 294 वाला ऑर्डर क्या होगा, इससे कम वाले प्राइस वाले लेटर पे प्राइस के साथ क्वांटिटी जितनी मुझे बाय करनी है, सेल करनी है, वो दिख जाएगा, राइट? ये है लेटर। ये बाय सेल आप यूं समझो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस सर। यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ दिख रहा हम्म। है ना? यही है वो, और कुछ नहीं। मार्केट डेप्थ के अंदर आपको यहाँ पे
बिड और आस्क दिख रहा होता है, जो कि बाय और सेल क्वांटिटीज है, ऑर्डर्स हैं बेसिकली। यही ऑर्डर आपको लेडर के अंदर दिख रहा है, सेम चीज, बस वो हम्म, एक स्ट्राइक के फॉर्म में दिख रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, यही है लेटर, ठीक। है ना। हमें पता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ पर्पस रहा सर। पर्पस पर्पस इसका कुछ खास है नहीं, बेवजह है ये। आप इवन इसका भी कुछ खास पर्पस नहीं है, मार्केट डेप्थ भी देख करके कोई खास एडवांटेज नहीं मिलता, वो तो जब आप एचएफटी ट्रेड करते हो तब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई इसका पर्पस नहीं है, आप वॉल्यूम्स को देखते हो और आपका काम हो जाता है, राइट। दैट वाज लेटर। और कोई तो दूसरा डाउट क्या है आपका, दो डाउट थे। दूसरा डाउट बस ये है सर कि नथिंग एल्स सर, अभी तो इस था, अभी क्लियर हो गया। ठीक ठीक, ओके, चल भाई, वेल कंटिन्यू टुमारो, जहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंज से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज यहीं पे पढ़ते हैं, आप इनको और देखो, ईटीएफ को और अंदर जाकर के चीजों को समझने की कोशिश करो, जहाँ डाउट आता है कल आप पूछ सकते हो, हम्म। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, ओके, हैव अ गुड डे।